में। तो चलिए आज के इस वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है आपके लिए। भारत का भूगोल। भूगोल से जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे, मान के चलिए कि अगर 12 से 15 प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम विश्वास दिलाते हैं दोस्तों, वादा करते हैं कि 8 से 9 से 10 प्रश्न जो है आपको इसी वीडियो, मात्र एक वीडियो से देखने को मिल जाएगा। ये आपका महामैराथन क्लास चलेगा। इसमें जो है हम लोग चैप्टर वाइज फुल रिवीजन करने वाले हैं। जितना भी चैप्टर ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं और दिए गए हैं, आपका लगभग जो है 12 से 13 चैप्टर ज्योग्राफी में होता है, सभी चैप्टर से जो है पूरा प्रश्न लिया गया है और आपको समझाते हुए चलेंगे। इसीलिए यहाँ पर वन शॉट में जो है इसको खत्म करना है। बस इतना कर लीजिए आप लोग, बस इतना कर लीजिए, आपकी तैयारी कोई नहीं रोक सकती है। अगर ज्योग्राफी में सवाल पूछेगा तो इसी वीडियो से पूछेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देरी का शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। जो भी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब से जो है मैराथन क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर आज का पहला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर दिया गया है दोस्तों, बोल रहा है कि भारत का कुल क्षेत्रफल है। अगर हम लोग भारत की क्षेत्रफल की बात करेंगे तो भारत का कुल कितना क्षेत्रफल है, तो याद रखनी है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्या बोलेंगे? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पर देख लीजिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा था। अगर आपको पूरे भारत का जानकारी हो गया तो आपको बिहार पुलिस दे रहे हैं, तो बिहार का भी क्षेत्रफल आपको पता रहना चाहिए। तो याद रखनी है 94,163 वर्ग किलोमीटर जो है ये किसका है? आपका बिहार का है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बिना देरी का हम लोग बढ़ेंगे आगे सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का आकृति लगभग क्या है? अगर हम लोग भारत की आकृति को देखेंगे तो देखिए, अगर आप लोग यहाँ पर से जाइएगा, ये आपका विश्व हो गया, तो यहाँ पर जो है एशिया महाद्वीप में जो है क्या है? भारत है। और भारत की अगर हम लोग आकृति की बात करेंगे तो ये चतुष्कोणीय है। कैसा है दोस्तों? चतुष्कोणीय है। तो ये सब जो है आपका स्टैटिक फॉर्म में क्वेश्चन आता है, पहले चैप्टर का है, तो एकदम इसको ध्यान दीजिएगा। ये क्या हो जाएगा? चतुष्कोणीय हो जाएगा। देख रहे होंगे चतुष्कोणीय है, यहाँ पर से अगर मिलाइएगा तो इस तरह से दोस्तों आपको मिलता है, तो ये चतुष्कोणीय हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? अगर मान के चलिए ये दोस्तों आपका भारत है, तो इसमें जो है याद रखनी है, ये ऊपर वाला नीचे वाला क्या हो जाएगा? ये उत्तर से दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा? पूरब से पश्चिम हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे पूरब से पश्चिम दोस्तों कितनी लंबाई है, तो पूरब से पश्चिम याद रखनी है 2933 किलोमीटर है। कितना है? 2933 किलोमीटर। वहीं अगर उत्तर से दक्षिण की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3214 किलोमीटर। तो ये दोनों बात को ध्यान दीजिएगा। तो आपको क्या पूछ रहा है यहाँ पर? उत्तर से दक्षिण, तो ये हो जाएगा 3214 किलोमीटर, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है? बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य भूमि अंडमान निकोबार और द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह सहित भारत के तट रेखा की कुल लंबाई कितनी किलोमीटर है? अगर हम लोग बात करेंगे भारत का जो है, याद रखनी है, भारत का स्थलीय विस्तार की बात करेंगे तो भारत का स्थलीय विस्तार दोस्तों कितना है? 15,200 किलोमीटर है। ये आपको पता होगा। लेकिन वहीं का भारत का हम लोग अगर जलीय विस्तार या तटीय विस्तार इसको बोला जाता है, जलीय विस्तार या तटीय विस्तार की बात करेंगे तो वो आपका जो है 6100 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों? 6100 किलोमीटर। लेकिन यहीं पर एक बात बोल दे कि याद रखनी है, आपको अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी शामिल कर ले, यानी कि मुख्य भारत का अगर पूछ दे, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को अगर शामिल कर ले, तब जो है भारत का, अगर आपको तटीय रेखा की लंबाई पूछेगा, भारत का अगर तटीय रेखा का विस्तार पूछेगा, तो वो आपका कितना हो जाएगा? 7500। याद रखनी है 7516.67 है, तो इसको आप लोग 7517 लिख के चल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से आपको यही पूछा है, अंडमान निकोबार और द्वीप समूह लक्षद्वीप सभी को मिलाकर कितना है, तो ये हो जाएगा 7517। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगर आपको सिर्फ भारत का स्थलीय विस्तार पूछे 15,200 किलोमीटर, जलीय विस्तार पूछे तो 6100 किलोमीटर, लेकिन वहीं पर पूछ दे कि मुख्य भूमि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को शामिल करके भारत की तटीय रेखाएं कितनी है, तब हो जाएगा आपका 7517, ठीक है। तो ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। ज्योग्राफी में दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से आप लोग समझते जाइए, पूरे वीडियो को आसान से देखिए, आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आगे की क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? देखिए अगर आपको बात करेंगे तो ये जो है आपका पृथ्वी का ग्लोब है, ठीक है। तो ये जो है लेटी हुई रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? अक्षांशीय रेखा बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अक्षांशीय रेखा बोलेंगे, ठीक है। और ये जो खड़ी लाइन होती है इसको हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखा। क्या बोलेंगे? देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और ये 0 डिग्री अक्षांश है, उसके ऊपर जो है दोस्तों 23.5 डिग्री है। लेकिन आपका भारत का अगर पूछेगा कि भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार कितना है दोस्तों, अगर भारत का पूछ दिया तो याद रखनी है 8 डिग्री 4 मिनट
उत्तरी अक्षांश से लेकर, दिशा एकदम ध्यान दीजिएगा, 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर, याद रखनी है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हो जाएगा क्या दोस्तों, याद रखनी है, ये आपका हो जाएगा, बोल सकते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, लेकिन यहीं पर याद रखनी है, अगर आपको संपूर्ण भारत का पूछ दे, क्या पूछ दे दोस्तों, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछ दे, तो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार हो जाता है 6 डिग्री 4 मिनट लेके उत्तरी अक्षांश से लेके, याद रखनी है, ये हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, तो ये दोनों बात को एकदम ध्यान दीजिएगा। अगर सिर्फ आपको भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछे तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, लेकिन संपूर्ण भारत का पूछ दे तो 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पर देखिए भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछ रहा है, तो सिर्फ भारत का आपको बताना है, तो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहीं पर से एक चीज और याद रखिएगा, भारत का जो है देशांतर भी पूछा जाएगा कि भारत का जो है देशांतर रेखा कितना है। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार तो देख लिए, देशांतरीय विस्तार भी पूछा जाता है। तो भारत का अगर देशांतरीय विस्तार पूछेगा तो याद रखनी है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर, याद रखनी है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, क्या बोलेंगे, पूर्वी देशांतर से लेकर, याद रखनी है 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज एकदम आपको याद रखनी है। जब भी अक्षांश में पूछेगा, यहाँ पर हम बता देना चाहते हैं कि अक्षांश में पूछेगा तो आपको उत्तरी जाना है, उत्तर में जाना है दिशा, और अगर आपको देशांतर में पूछेगा तो देशांतर में याद रखनी है, पूरब को याद रखनी है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, हल्का क्वेश्चन है लेकिन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और विद्यार्थी गलत कर दिए जाते हैं। तो इसलिए जो है आपको एकदम ध्यान दीजिएगा, देशांतर रेखा पूछेगा तो ये याद रखनी है, और अक्षांश रेखा का हमने बता दिया। देखिए दोस्तों, ज्योग्राफी में जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका होता है अपवाद तंत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं भारत की नदी, परियोजना, पर्वत, पठार। तो ये सब जब क्वेश्चन हम करवाएंगे तो वहाँ पर ट्रिक के माध्यम से आपको टोटल चाहे दर्रा हो जो भी हो सब चीज याद करवा देंगे। तो बस आप लोग जुड़े रहें। ठीक है, चलिए, सभी टाइप का प्रश्न इसमें लिया गया। हमने बोला है कि फुल रिवीजन आपका चैप्टर करेंगे तो फुल रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पश्चिमी बिंदु कहाँ है। अगर हम लोग बात करेंगे, ये मान के चलिए दोस्तों भारत है, तो ये आपका हो गया पूरब, ये आपका हो गया पश्चिम, और ये आपका हो गया उत्तर, और ये आपका हो गया दक्षिण। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग बात करेंगे सबसे पूरब बिंदु क्या कहते हैं, तो किवीथू बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, किवीथू। अच्छा, किवीथू कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर दक्षिणी बिंदु की बात करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, क्या बोलेंगे, इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। अच्छा, इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, तो याद रखनी है अंडमान निकोबार में है। ठीक है, अगर हम लोग पश्चिमी बिंदु की बात करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं गुहार मोती, क्या बोलते हैं, गुहार मोती। अच्छा, गुहार मोती कहाँ पर है आपका, तो याद रखनी है गुजरात में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, गुजरात में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। वहीं उत्तर की बात करेंगे तो उत्तर में आपका होता है इंदिरा कौल, क्या होता है, इंदिरा कौल होता है। और इंदिरा कौल आपका कहाँ पर है, तो याद रखनी है लद्दाख में है। कहाँ पर है, लद्दाख में है। तो यहाँ पर से आपको क्या पूछा गया है, अब आप देख लीजिए, आपको पूछा गया है पश्चिमी बिंदु। पश्चिमी बिंदु क्या होता है, गुहार मोती। गुहार मोती हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। किसी को कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर से ये सबको एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको याद नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को एक दो बार दोहरा के देख लीजिएगा, तो टोटल क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। हम बहुत ही आराम से चल रहे हैं क्योंकि आपको टोटल चीज जानकारी देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो आपको पता होगा 28 राज्य हैं। तो ये तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और 8 जो है दोस्तों क्या हो जाएंगे, केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ही इजी सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। अगर हम लोग बात करेंगे भारत की मानक समय रेखा, याद रखनी है भारत की मानक समय रेखा को हम लोग देखेंगे तो भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो एक याद रखनी है, हम यहाँ पर आपको ट्रिक दे रहे हैं, ट्रिक के माध्यम से याद रखनी है। तो आपको ध्यान देना है मौका, MOUCA, इसको क्या बोलेंगे, मौका। के नहीं पढ़ना है, सी पढ़ना है। ठीक है, तो मौका से आपको याद रखनी है, एम से आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, ओ से आपका हो जाएगा दोस्तों ओडिशा। ठीक है, उसके बाद यू से आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, सी से हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और ए से आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अब देख लीजिए, आपको एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, तो यहाँ पर से 5 राज्य हो जाएगा, तो 5 राज्य एकदम ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए,
इसी तरह से हम लोग सभी चीज को देखेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। अगर हम लोग बात करेंगे, ये जो आपका ग्लोब है दोस्तों, यहाँ से 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और इसके ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है, इसी को हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री अक्षांश दक्षिणी रेखा गुजरती है, इसको हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। तो ये दोनों बात को ध्यान दीजिएगा। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और कर्क रेखा याद रखनी है, भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। ठीक है, ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। तो कर्क रेखा जो गुजरती है दोस्तों, तो याद रखनी है, सबसे पहले गुजरात राज्य से गुजरती है, उसके बाद राजस्थान से गुजरती है, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश से गुजरती है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे तो हम लोग छत्तीसगढ़ से गुजरती है। कहाँ पर से? छत्तीसगढ़। उसके बाद बात करेंगे तो झारखंड से गुजरती है। उसके बाद पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल से गुजरती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे त्रिपुरा से, फिर जो जाकर लास्ट में कहाँ से गुजरती है? तो मिजोरम से गुजरती है। अब देखिए, ये जो है 8 राज्य आपका हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब देख लीजिए कहाँ से नहीं गुजरती है, तो मेघालय से नहीं गुजरती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। लेकिन इसको जो है क्रमबद्ध तरीके से हमने लिखा है, चाहे पूरब से पश्चिम आपको सजाने बोल दे या पश्चिम से पूरब एक बार सजाने बोल दिया था बिहार पुलिस में, इसीलिए हमने क्रमबद्ध तरीके से लिखा है। इसका भी आपको ट्रिक याद रखनी है, गरम क्या बोलेंगे? गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। गरम छाछ पी याद रखनी है, तृप्ति मिलेगी। क्या बोलेंगे? तृप्ति मिलेगी। ये ट्रिक को एकदम याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर आपसे नहीं जाएगा। ग से गुजरात हो जाएगा, र से राजस्थान हो जाएगा, म से मध्य प्रदेश हो जाएगा, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, पी से पश्चिम बंगाल, त्री से त्रिपुरा, मी से मिजोरम। देखिए, वो जो मित्र पर गमछा झार वो भी ट्रिक है दोस्तों, लेकिन अगर आपको पूरब से पश्चिम बोल देगा या पश्चिम से पूरब बोल देगा, तब आप वहां पर कंफ्यूज हो जाइएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक जो है, आपको पूरब से पश्चिम पूछे या पश्चिम से पूरब पूछे, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, सभी को कोई दिक्कत नहीं। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को काटती है? देखिए, मानक समय रेखा भी हमने बताया कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है, और हमने ये भी बताया कि आपको याद रखनी है, आप एक एक आपका कर्क रेखा भी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। लेकिन ये दोनों रेखा जो एक इधर से आती है, एक इधर से, तो यहाँ पर जो दोस्तों काटती है, तो ये स्थान कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटती है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन यहाँ से भी आपका प्रश्न नहीं पूछा जाता है, प्रश्न थोड़ा सा भीतर जाके पूछेगा। याद रखनी है, भारत का मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को जो छत्तीसगढ़ में काटती है, वो किस पठार पर काटती है? और ये सवाल आपका बीपीएससी भी पूछ चुका है, हो सकता है बिहार पुलिस रिपीट कर दे। तो याद रखनी है, बघेलखंड का पठार। क्या बोलेंगे? बघेलखंड का पठार। ठीक है, बघेलखंड का पठार कहाँ पर है दोस्तों? तो याद रखनी है, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखनी है। चलिए, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। देखिए, ये जो दोस्तों भारत का हो गया, इधर हम लोग बोलते हैं पश्चिम। ठीक है, सॉरी, ये हो गया आपका पश्चिम, और यहाँ से जो ऊपर गया इसको बोलते हैं पूरब। तो ये जो पश्चिम ये वाला और ये वाला जो आकर यहाँ पर दोस्तों मिलता है, ये जो है कहाँ पर मिलता है? तमिलनाडु में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? तमिलनाडु के क्षेत्र में मिलता है। और तमिलनाडु के क्षेत्र में एक पर्वत है जिसको हम लोग बोलते हैं नीलगिरी पर्वत। क्या बोलेंगे? नीलगिरी पर्वत। तो नीलगिरी पर्वत में पूर्व पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में आकर मिलती है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, नीलगिरी पर्वत पर याद रखनी है, एक जनजाति रहती है जिसको हम लोग बोलते हैं टोंडा जनजाति। क्या बोलेंगे? टोंडा जनजाति। कई बार एग्जाम में पूछे गए, टोंडा जनजाति किस पर्वत पर रहते हैं? नीलगिरी पर्वत पर। और इसका एक मान के चलिएगा कि अलग से रिवाज है, मतलब रीति रिवाज है, जिसको बोलते हैं कि बहुपति विवाह। क्या बोलेंगे? बहुपति विवाह, यानी कि एक ही औरत का बोल सकते हैं, एक ही औरत के कई सारे पति होते हैं। क्या होते हैं? एक ही औरत के कई सारे पति भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। यहीं पर जब नीलगिरी आया है, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एक कहलाती है जिसको हम लोग बोलते हैं दोडावेटा। क्या बोलेंगे? दोडावेटा बोलते हैं। ठीक है, दोडावेटा जो है नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 2637 मीटर है। कितना है दोस्तों? 2637 मीटर है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन होगा? देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो बड़ा राज्य आपका हो जाएगा राजस्थान। कौन हो जाएगा दोस्तों? राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको छोटा पूछा गया है, तो छोटा आपका कौन सा राज्य हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। और ये सब एकदम आपको प्रश्न गेट बाय हट कर लेनी है, यहाँ से आपका सवाल पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो यही सब सवाल आपके बिहार पुलिस में पूछा जाता है, और अक्सर विद्यार्थी जो है गलत करके चल जाते हैं, लेकिन हम एक भी प्रश्न
प्रश्न वैसा नहीं छोड़े हैं जो कि आप एग्जाम में गलत कर दें, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारत के कितने राज्यों की समुद्री तटरेखा सबसे अधिक लंबी है। देखिए भारत की अगर हम लोग बात करेंगे, तटरेखा जो है 9 राज्यों से सीमा साझा करती है। कितना से करती है दोस्तों? तो 9 राज्यों से सीमा साझा करती है। यहाँ पर हम भारत का नक्शा बताएं, और यहाँ पर जो है ये तटीय जल रेखा है, और यहाँ पर जो है 9 राज्यों से सीमा साझा करती है। 5 इधर मिलाती है दोस्तों, और 4 जो है पूर्वी तरफ में। अगर हम लोग 5 पश्चिमी की बात करेंगे तो एक आपका हो जाएगा, याद रखनी है, गुजरात। गुजरात के बाद आपको याद रखनी है, गुजरात के बाद आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद याद रखनी है आपका हो जाएगा गोवा। गोवा के बाद आपको याद रखनी है कर्नाटक। क्या बोलेंगे? कर्नाटक। और कर्नाटक के बाद याद रखनी है केरल। ये जो है याद रखनी है पश्चिमी बिंदु पर मिलने वाले तटीय राज्य हैं। वहीं अगर इधर की बात करेंगे तो नीचे से चलेंगे हम लोग, तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग जाएंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद हमको जाना होगा कहाँ? उड़ीसा। उड़ीसा के बाद हो जाएगा आपका, बोल सकते हैं, पश्चिम बंगाल। तो ये जो 4 राज्य हैं, 4 राज्य जो है आपका पूर्वी तरफ से मिलते हैं, ठीक है। तो इधर जो है ये सब मिलते हैं। तब यहीं पर पूछ रहा है कि इन सभी में तटरेखा सबसे अधिक लंबा किसका है? तो सबसे अधिक लंबा हो जाएगा गुजरात का। किसका हो जाएगा दोस्तों? गुजरात का। वहीं सबसे कम की बात करेंगे तो सबसे कम हो जाएगा गोवा का, ठीक है। तो ये दोनों बात को एकदम ध्यान दीजिएगा, गांठ बांध लीजिएगा। 9 राज्यों से तटीय तटरेखा जो है, भारत में 9 तटीय राज्य हैं जो कि तटरेखा सीमा लगाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और हमने यहाँ पर सभी को लिख दिया, पश्चिम अलग लिख दिया, पूरब अलग लिख दिया। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जल संधि है। तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत और चीन के बीच दोस्तों याद रखनी है मैकमोहन रेखा है। क्या है दोस्तों? मैकमोहन रेखा है। अच्छा, मैकमोहन रेखा जो है याद रखनी है, ये कब खींचा गया था? तो 1914 ईस्वी में खींचा गया था, ठीक है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच याद रखनी है रेड क्लिफ रेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? रेड क्लिफ रेखा हो जाएगा। और रेड क्लिफ रेखा कब खींचा गया था? तो याद रखनी है 17 अगस्त 1947 को खींचा गया था, ठीक है। और इसको जो बोलते हैं याद रखनी है, ये मतलब कि एक प्रकार का अध्यारोपित रेखा है। क्या बोलेंगे? अध्यारोपित रेखा है। अध्यारोपित रेखा क्यों कहलाता है? याद रखनी है, जब दो देशों के बीच बिना उसके हस्तक्षेप के उस पर जो है रेखा खींची जाती है, तो उसको जो है याद रखनी है अध्यारोपित रेखा कहते हैं। यहाँ पर से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के ध्यान से देखिए, वीवीआई क्वेश्चन है। 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसके बीच है? अगर हम लोग बात करेंगे 8 डिग्री चैनल आपसे पूछा जाएगा, 9 डिग्री चैनल पूछा जाएगा, 6 डिग्री चैनल पूछा जाएगा, 11 डिग्री चैनल पूछा जाएगा, 10 डिग्री चैनल पूछा जाएगा दोस्तों, यहीं पर 16 डिग्री चैनल पूछा जाएगा। यहीं पर हमने सब लिख दिया, ठीक है। अगर हम लोग 8 डिग्री चैनल की बात करेंगे तो ये याद रखनी है मालदीव। क्या बोलेंगे? मालदीव और मिनिकॉय के बीच है। किसके बीच है? मालदीव और मिनिकॉय के बीच हो जाएगा 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल की बात करेंगे तो ये याद रखनी है मिनिकॉय। क्या बोलेंगे? मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच हो जाएगा। किसके बीच हो जाएगा? मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच हो जाएगा। 6 डिग्री चैनल की बात करेंगे तो ये याद रखनी है भारत का अंडमान निकोबार, और याद रखनी है इंडोनेशिया का ग्रेट सुमात्रा। क्या बोलेंगे? इंडोनेशिया में एक द्वीप है ग्रेट सुमात्रा, ये दोनों को आपस में जोड़ती है, अलग करती है। 11 डिग्री चैनल की बात करेंगे तो ये याद रखनी है अमीनी द्वीप को। क्या बोलेंगे? अमीनी द्वीप को कन्नामोरे द्वीप से अलग करती है। क्या बोलेंगे? अमीनी द्वीप को कन्नामोरे द्वीप से अलग करती है। 10 डिग्री चैनल की बात करेंगे तो ये तो याद रखनी है अंडमान और निकोबार के बीच स्थित है। क्या बोलेंगे? अंडमान और निकोबार के बीच स्थित है, ठीक है। 16 डिग्री चैनल की बात करेंगे तो ये उत्तरी सह्याद्री। क्या बोलेंगे? उत्तरी सह्याद्री को दक्षिणी सह्याद्री से अलग करती है। तो यहाँ पर से ये एकदम याद रखनी है। तो आपको यहाँ पर 8 डिग्री चैनल पूछा है, तो ये मालदीव एवं मिनिकॉय हो जाएगा। हमने यहाँ पर सभी चीज़ों के बारे में वर्णन कर दिया। उम्मीद है कि सभी को सभी चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। अभी तुरंत हमने बताया 6 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसके बीच है? तो ग्रेट निकोबार एवं सुमात्रा के बीच है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। इसी को बोल सकते हैं भारत और इंडोनेशिया के बीच है। किसके बीच है दोस्तों? भारत और इंडोनेशिया के बीच भी हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि भारत में अंडमान निकोबार द्वीप है और इंडोनेशिया में ग्रेट सुमात्रा द्वीप है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोको जल संधि किसके बीच अवस्थित है? तो दोस्तों कोको जल संधि जो है याद रखनी है, ये जो कोको जल संधि है ये याद रखनी है आपको, ये बोल सकते हैं हम लोग, ये जो है अंडमान और म्यांमार के बीच है। किसके बीच है? अंडमान और म्यांमार के बीच हो जाएगा स्थित, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का बांग्लादेश के साथ कितना किलोमीटर सीमा लगता है? अभी तुरंत हमने बताया दोस्तों, याद रखनी है भारत की अगर हम लोग बात करेंगे स्थलीय विस्तार। क्या बोलेंगे? भारत की अगर हम लोग स्थलीय विस्तार की बात करेंगे तो भारत का स्थलीय विस्तार हमने बताया 15,200 किलोमीटर है, ठीक है।
ये तो हो गया राज्य के संदर्भ में। वहीं अगर बात करेंगे भारत का जो है स्थलीय जो है कितने देशों के साथ सीमा साझा करती है, तो वो जो है 7 देशों के साथ सीमा साझा करती है। तो वो कौन-कौन है? सबसे पहले आपको ध्यान देना है, पहला हो जाएगा आपका बांग्लादेश। ध्यान से समझिएगा, यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। बांग्लादेश हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा चीन, उसके बाद आपको याद रखनी है पाकिस्तान हो जाएगा, उसके बाद याद रखिएगा नेपाल हो जाएगा, नेपाल के बाद आपका भूटान हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? भूटान हो जाएगा, सॉरी नेपाल के बाद आपको याद रखनी है, यहाँ पर से थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया। नेपाल के बाद आप लोग चलिएगा म्यांमार के साथ, किसके साथ? म्यांमार के साथ, और म्यांमार के साथ आपका हो जाएगा भूटान, और भूटान के बाद आपका लास्ट में हो जाएगा अफ़गानिस्तान, ठीक है? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए बांग्लादेश के साथ जो सीमा साझा करती है, इसको ध्यान दीजिए। बांग्लादेश के साथ सीमा साझा 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। चीन के साथ याद रखनी है 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करती है, ठीक है? उसके बाद पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। म्यांमार के साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। भूटान के साथ याद रखनी है 699 किलोमीटर की सीमा साझा करती है, और अफगानिस्तान के बाद 106 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। अब आपको यहाँ पर से नज़र आ रहा होगा कि किस देश से अधिक करता है और किस देश से कम। तो ये जो दोस्तों बांग्लादेश है, बांग्लादेश में 4096 किलोमीटर सबसे अधिक करती है, और अफगानिस्तान में सबसे कम करता है, लगाता है सीमा, ठीक है? तो ये दोनों बात को ध्यान दीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको एग्जाम के टाइम में, एग्जाम के सेंटर में एक बार देख लेनी है सनसनी निगाह से। अब देखिए भारत का बांग्लादेश के साथ यहाँ पर पूछ रहा है कितना किलोमीटर, तो अभी तुरंत हमने बताया 4096 किलोमीटर। हम दोस्तों, मेरा उद्देश्य है अगर एक प्रश्न लिए हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपको बनेंगे वो सारा प्रश्न बनाना हमारा उद्देश्य है। आप उसको ग्रहण कीजिए, एग्जाम में आप बेहतर कीजिएगा, ठीक है? चलिए आगे की बात करेगा, निम्नलिखित में से कौन-कौन राज्य है जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर पाकिस्तान के साथ सीमा साझा हमने बताया कितना करता है, 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करती है, ठीक है? तो यहाँ पर जो करते हैं याद रखनी है, भारत के 3 राज्य लगते हैं। एक आपका हो जाएगा गुजरात, क्या हो जाएगा? गुजरात, दूसरा आपका हो जाएगा राजस्थान, और तीसरा हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है? और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करेगा तो एक आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा और एक आपका लद्दाख हो जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पर राज्य के संदर्भ में पूछा है तो उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बांग्लादेश के साथ भारत में कितने राज्यों की सीमा साझा स्पर्श होती है? देखिए बांग्लादेश की अगर बात करेंगे तो बांग्लादेश जो है किससे सटा है दोस्तों? बंगाल से सटा है। तो बंगाल में कौन सा मुख्यमंत्री है? तो याद रखनी है ममता बनर्जी। तो हम लोग याद रखेंगे MAMTA, ठीक है? ममता और बनर्जी याद रखेंगे, ममता बनर्जी। तो यहाँ से देखिए टोटल चीज याद हो जाएगा। अगर हम लोग एम से बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा मिजोरम। कौन हो जाएगा दोस्तों? मिजोरम। ए से आपका हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा? असम। एम से फिर क्या दोस्तों हो जाएगा? मेघालय हो जाएगा, ठीक है? अब फिर जो है टी से क्या हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, और ए से क्या हो जाएगा? फिर से असम हो जाएगा, और याद रखनी है बनर्जी से आपका क्या हो जाएगा? याद रखनी है पश्चिम बंगाल, ठीक है? तो अब देखिए यहाँ से अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर से देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। असम तो एक ही बार लगता है, लेकिन 2 बार ए लाया है तो असम। तो यहाँ पर से कितना हो गया? 1 2 3 4 5। तो 5 राज्यों के साथ सीमा करती है, तो ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों अगर आपको राज्य पूछे या स्टेट पूछे या संख्या पूछे, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए आपको कन्फ्यूजन होगा कि असम 2 बार आ गया, तो याद रखनी है बांग्लादेश के साथ असम 2 बार सीमा साझा करती है, इसीलिए 2 बार आया। यहाँ पर देखिए बीच में कौन है? त्रिपुरा। तो त्रिपुरा जो है याद रखनी है बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा है, इसीलिए बीच में है त्रिपुरा। तो इस ट्रिक के माध्यम से एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा, ठीक है? उम्मीद है कि आप लोग समझ लिए होंगे। और बांग्लादेश हमने बताया भारत के साथ कितना सीमा साझा करता है? 4096 किलोमीटर, जो कि सबसे अधिक लगती है, ठीक है? चलिए आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई कितनी है? देखिए दोस्तों ये जो आपका भारत है, दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत, ये जो है देखिए किस तरह से कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है। तो ये जो दोस्तों इसको जो आपस में मिलाती है यहाँ से एक लाइन और इसको एक लाइन, तो इसी को हम लोग बोलते हैं आधार रेखा। क्या बोलेंगे? इसी को बोलते हैं हम लोग आधार रेखा, ठीक है? आपस में जो मिलाती है आधार रेखा। ये जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा है इसको सीधी लाइन में जो मिलाती है इसको भी बोलते हैं आधार रेखा। और याद रखनी है आधार रेखा के बाद एक आपका होता है प्रादेशिक जल सीमा। क्या बोलेंगे? प्रादेशिक जल सीमा। और एक आपका होता है संलग्न क्षेत्र मंडल। क्या बोलेंगे? संलग्न क्षेत्र मंडल। और एक आपका होता है अलग्न क्षेत्र मंडल, ठीक है? अब यहाँ पर से समझिए ये प्रादेशिक जल सीमा, संलग्न क्षेत्र, अलग्न क्षेत्र मंडल क्या होता है। देखिए आधार रेखा की बात करेंगे तो ये जो दोस्तों आपको आधार रेखा है, आधार रेखा से प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई की बात करेंगे तो ये 12 नॉटिकल मील होता है। और 12 नॉटिकल मील तक जो है सिर्फ और सिर्फ भारत इसमें व्यापार करेंगे समुद्री जल सीमा में, ठीक है? फिर जो है संलग्न क्षेत्र मंडल में करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा कम अधिकार रहेगा, भारत नहीं सिर्फ इसमें कोई भी देश
शामिल हो सकते हैं, भारत को थोड़ा कम अधिकार होगा। वहीं अलग्न क्षेत्रमंडल में चल जाइएगा तो यहाँ पर और कम अधिकार होगा। तो भारत से प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई 1200 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील, और संलग्न क्षेत्रमंडल में जाइएगा तो 24 नॉटिकल मील, और अलग्न क्षेत्रमंडल में जाइएगा तो 200 नॉटिकल मील। और बिहार पुलिस में आपका ये वाला पूछा था 200 नॉटिकल मील, तो एकदम इसको ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर पूछा है भारत के प्रादेशिक जल सीमा, तो ये हो जाएगा 12 समुद्री मील, ठीक है, इसी को बोलते हैं नॉटिकल मील। और ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, 1 नॉटिकल मील बराबर आपका होता है 1.8 किलोमीटर, ठीक है, ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया है। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का स्थान क्या है? तो आपको पता होगा विश्व का स्थान कितना है दोस्तों, 7वां है, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे की बात करेगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत में सही है? उत्तर, सही उत्तर का चयन हेतु अधोलिखित कूट का प्रयोग कीजिए। भारत तो विश्व का 5वां बड़ा देश है? नहीं दोस्तों, हमने बताया कि 7वां देश है। अगर वहीं पर 5वां की बात करेंगे तो वो आपका हो जाएगा कौन दोस्तों, ब्राजील हो जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल के आधार पर भी और जनसंख्या के आधार पर भी और किसी भी आधार पर ब्राजील जो है 5वां स्थान पर है। यह स्थल मंड के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, स्थल मंडल में दोस्तों 100% में भारत के लिए लगभग कितना प्रतिशत है, 2.4%, ठीक है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है? नहीं दोस्तों, समूचा भारत उष्णकटिबंधीय थोड़ी है, थोड़ा शीतोष्ण है, थोड़ा सा उपशीतोष्ण है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, पहला और तीसरा गलत हो गया। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय रेखा को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर से 2 और 4 आपका सही है, तो 2 और 4 ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी, अगर हम लोग बात करेंगे भारत का क्षेत्रफल पूरे संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जो है याद रखनी है, यहाँ पर जनसंख्या पूछ रहा है कि जनसंख्या जो है पूरे भारत का कितना है, तो याद रखनी है 17.5% है। ये भी चीज याद रखेगा, 10th क्लास के एनसीईआरटी से ये प्रश्न लिया गया है और एनसीईआरटी 17.5% दिया है। तो आप लोग मानव जाति का 17.5% जनसंख्या, तो यहाँ पर 17 के साथ जा सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी आपका जिक्र जो है 17.5% क्या है, तो 17.5% को एकदम आपको ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? देखिए हिमालय का निर्माण जो है याद रखनी है आपको, जो है टेथिस सागर से टूटने से हुआ था, लेकिन हिमालय का निर्माण की बात करेंगे तो सबसे अधिक जो है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है। क्या बोलेंगे दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत, सबसे मान्य सिद्धांत जो है ये प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है, ठीक है, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेंगे, भारत का रूर प्रदेश निम्न में से किसे कहा जाता है? देखिए अगर हम लोग बात करेंगे पूरे विश्व में अगर रूर प्रदेश कहा जाता है, रूर प्रदेश किसको कहा जाता है दोस्तों, जर्मनी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, जर्मनी को। लेकिन अगर हम लोग भारत के संदर्भ में देखेंगे तो भारत का रूर प्रदेश किसको कहा जाता है, छोटा नागपुर के पठार को। अच्छा छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर है दोस्तों, तो झारखंड में। कहाँ पर है, झारखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे, चट्टानों के विकास को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए भारत में जो है 4 प्रकार के चट्टान होते हैं, उसको याद करने का ट्रिक है दोस्तों ए डी के भी, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। पहले ए आता है, उसके बाद डी आता है, उसके बाद के आता है, उसके बाद भी आता है। तो ए से याद रखनी है आपका हो जाएगा आर्कियन क्रम का चट्टान। क्या बोलेंगे, आर्कियन क्रम का चट्टान। डी से आपका हो जाएगा धारवार क्रम का चट्टान, ठीक है। के से हो जाएगा आपका कुडप्पा क्रम का चट्टान, ठीक है। और बी से हो जाएगा आपका बिंद क्रम का चट्टान। अब यहाँ पर से देखिए सबसे पुराना आर्कियन होता है, उसके बाद धारवार होता है, कुडप्पा होता है, बिंद होता है। तो सबसे पहले आर्कियन हो जाएगा 3, उसके बाद आपका धारवार हो जाएगा 4, उसके बाद कुडप्पा हो जाएगा 1, उसके बाद 2। यहाँ 3 4 1 2 देख लीजिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसके अलावा एक याद रखनी है गोंडवाना क्रम का चट्टान। क्या बोलेंगे, गोंडवाना क्रम का चट्टान, जो कि सबसे नवीनतम है और इसमें जो है सबसे अधिक क्या होता है दोस्तों, कोयला उत्पादन होता है। कोयला जो है किस चट्टान से हम लोग प्राप्त करते हैं, तो गोंडवाना चट्टान से प्राप्त करते हैं, ये भी बात आपको ध्यान देनी है। आर्कियन क्रम की चट्टान सबसे प्राथमिक एवं सबसे पुरानी है। धारवार क्रम की चट्टान में हमको सबसे ज्यादा क्या प्राप्त होता है, तो खनिज प्राप्त होता है, जैसे सोना चांदी लोहा, ये सब जो है धारवार क्रम से चट्टान से प्राप्त होता है, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है, तो हमने बताया टेथिस सागर से हुई है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहते हैं। देखिए दोस्तों जब प्लेट विवर्तन की सिद्धांत दिया गया दोस्तों, क्या बोलेंगे, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत जब दिया गया, याद रखनी है ये किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखनी है अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा, एक वैज्ञानिक थे, याद रखनी है अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। और अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा बोला गया, याद रखनी है जब दोस्तों प्लेट
विवर्त की सिद्धांत में जब टूट फूट हुआ, इसके जो है एक हुआ पेंजिया, क्या बोलेंगे पेंजिया, और पेंजिया था पृथ्वी, और इसके जो चारों ओर जलीय भाग था इसको बोला गया पेंथालासा, क्या बोलेगा पेंथालासा। लेकिन बाद के दिनों में जब दोस्तों पेंजिया में विभाजन होता है, ये टूट फूट होता है, तो इसमें जो है दो लैंड का निर्माण होता है। एक हम लोग बोलते हैं अंगारा लैंड, क्या बोलेंगे अंगारा लैंड, और एक आपका होता है गोंडवाना लैंड, क्या बोलेंगे गोंडवाना लैंड। अब देखिए यहाँ पर से जो अंगारा लैंड है, अंगारा लैंड में एशिया अगर पूछेगा, भारत किस में पड़ता है एशिया महाद्वीप में, तो एशिया जो है किस में पड़ता है दोस्तों, याद रखनी है अंगारा लैंड में। लेकिन वहीं प्रायद्वीपीय भारत की बात करेगा तो भारत क्षेत्र किस में पड़ता है गोंडवाना लैंड में। और आपको पूछा गया है विशाल भूखंड का भाग है भारत, तो भारत दोस्तों किसका हो जाएगा गोंडवाना लैंड का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर, आपको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर एशिया की बात करेगा तो अंगारा लैंड, अगर भारत की बात करेगा तो ये गोंडवाना लैंड। ये नहीं कि एशिया में भारत है तो हम लोग अंगारा लैंड लगा के यहाँ पर आगे पूछे, तो ठीक है, ऐसा गलती आपको नहीं करना है। वही जहां पर विद्यार्थी गलती करता है, क्योंकि हमने भी कई एग्जाम फेस किए हैं, उसी के आधार पर बता रहे हैं, जहां पर विद्यार्थी गलती करता है वहां पर हम आपको रोककर जरूर कंफ्यूजन को दूर करते हैं, ठीक है। चलिए आगे की बात करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, प्रादेशिक विभाजन की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया था। प्रादेशिक विभाजन, अब देखिए दोस्तों ये जो हिमालय भारत था, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, चैप्टर चेंज हो गया। हिमालय भारत की बात करेंगे तो एक जो है हिमालय भारत को भौगोलिक रूप में बांटा, किसमें बांटा दोस्तों भौगोलिक रूप में बांटा, ठीक है। और एक जो है आपको प्रादेशिक रूप में बांटा, किसमें बांटा प्रादेशिक रूप में। तो भौगोलिक रूप में कौन कौन होते हैं तो याद रखनी है, आपका ट्रांस हिमालय हुआ, फिर जो है बृहद हिमालय हुआ, फिर जो है आपका लघु हिमालय हुआ, फिर जो है आपका शिवालिक हुआ, ठीक है। और लेकिन प्रादेशिक में अगर बात करेंगे तो प्रादेशिक में क्या होता है, जैसे आपका होता है पंजाब हिमालय हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कुमायूं हिमालय हो गया, उसके बाद आपका नेपाल हिमालय हो गया, और उसके बाद आपको आपका क्या होता है असम हिमालय। तो ये जो है प्रादेशिक रूप में है, ये भौगोलिक रूप में है, दो तरफ से जो है हिमालय को बांटा गया है। यहाँ पर प्रादेशिक रूप में पूछा गया है तो ये सर सिडनी बुर्राड नामक व्यक्ति ने प्रस्तुत किया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगर ज्योग्राफी आप पढ़े भी होंगे तो इतना डिटेल से दोस्तों आपको कन्फ्यूजन दूर करके नहीं पढ़े होंगे, बस आप विश्वास बनाए रखें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा इस एकमात्र वीडियो से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पंजाब हिमालय की अवस्थिति। देखिए ये जो है प्रादेशिक विभाजन जो किया गया था, याद रखनी है प्रादेशिक रूप से विभाजन जो किया गया था हिमालय का, उसी के संदर्भ में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो हमने अभी आपको तुरंत बताया, एक था आपका पंजाब हिमालय, ठीक है, पंजाब हिमालय था। उसके बाद हमने तुरंत अभी आपको बताया एक था आपका कुमायूं हिमालय, क्या हो जाएंगे कुमायूं हिमालय। और एक आपका था, याद रखनी है, बोल सकते हैं नेपाल हिमालय, क्या बोलेंगे नेपाल हिमालय था। और उसके बाद एक आपका था असम हिमालय। ये तीन चार हिमालय थे। ये जो है किस किस नदी के बीच अवस्थित है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पंजाब हिमालय की बात करेंगे तो ये जो है सिंधु एवं सतलज नदी के बीच है, क्या बोलेंगे दोस्तों सिंधु एवं सतलज नदी के बीच है, ठीक है। उसके बाद कुमायूं हिमालय की बात करेंगे तो ये जो है याद रखनी है सतलज एवं याद रखनी है काली नदी के बीच है, क्या बोलेंगे सतलज एवं काली नदी के बीच है। नेपाल हिमालय की बात करेंगे जो याद रखिएगा काली नदी और तीस्ता नदी के बीच है, काली और तीस्ता नदी के बीच कौन हो जाएगा नेपाल हिमालय। असम की बात करेगा तो असम जो है याद रखनी है तीस्ता और या ब्रह्मपुत्र बोल सकते हैं, ब्रह्मपुत्र अगर ऑप्शन में रहे, नहीं तो इसी का सहायक नदी दिहांग भी कभी कभी दे देता है। ये दोनों नदी के बीच कौन हो जाएगा असम हिमालय। अब यहाँ पर से ये चीज जब हमने जान लिया तो एक चीज और जान लेते हैं, जानने में क्या बुराई है। पंजाब हिमालय की लंबाई भी पूछ सकता है, तो याद रखनी है 560 किलोमीटर। कुमायूं की अगर बात करेगा तो ये याद रखनी है 320 किलोमीटर, ठीक है। नेपाल की बात करेगा तो ये याद रखनी है 800 किलोमीटर, क्या बोलेंगे 800 किलोमीटर। और असम की अगर लंबाई की बात करेंगे तो ये 720 किलोमीटर हो जाएंगे। तो यहाँ पर से सभी चीज को एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए यहाँ पर क्या बोला गया पंजाब हिमालय, तो पंजाब हिमालय का क्या हो जाएगा सिंधु से सतलज, तो सिंधु से सतलज ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, नेपाल हिमालय किसके बीच अवस्थित है। तो नेपाल हिमालय हमने बताया पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय किसके किसके बीच हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखनी है काली एवं तीस्ता नदी के बीच हो जाएगा, ठीक है। और तीस्ता एवं दिहांग नदी के बीच हमने क्या बताया असम हिमालय। सतलज एवं काली के बीच कौन हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखनी है कुमायूं हिमालय हो जाएगा, कौन हो जाएगा कुमायूं हिमालय। और सिंधु एवं सतलज के बीच कौन हो जाएगा, तो याद रखनी है आपको सबसे पहले जो है पंजाब हिमालय। तो अब आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हिमालय को तिब्बतियन हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। देखिए दोस्तों अगर हम लोग भौगोलिक रूप में आपको बताए थे कि चार हिमालय को बांटा गया है, एक आपका था ट्रांस हिमालय, क्या था ट्रांस हिमालय। उसके बाद दूसरा था बृहद हिमालय, बृहद हिमालय के बाद आपका लघु हिमालय था, और लघु के बाद आपका शिवालिक था, और शिवालिक के नीचे होता है दक्षिण भारत का विशाल मैदान। तो ये जो दोस्तों याद रखनी है, ये जो तीनों हिमालय है ये मुख्य हिमालय का भाग है, लेकिन ट्रांस हिमालय जो है तिब्बती क्षेत्र का भाग है, क्या बोलेंगे तिब्बती क्षेत्र का भाग है, इसीलिए इसको पढ़ा हिमालय या तिब्बती
तिब्बती हिमालय के नाम से जानते हैं, तो तिब्बतियन हिमालय यहाँ पर पूछेगा तो ट्रांस परा हिमालय हो जाएगा, ठीक है। और इसी का जो है याद रखनी है, पर्वत श्रेणी की बात करेगा तो आपको याद रखनी है ट्रिक कलेजा। क्या याद रखनी है? कलेजा। क से हो जाएगा याद रखनी है काराकोरम। क्या बोलेंगे? काराकोरम पर्वत श्रेणी इसी हिमालय में है। उसके बाद ल से हो जाएगा लद्दाख, ठीक है। उसके बाद ज से आपका हो जाएगा जास्कर, ठीक है। तो इसको भी एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी कौन हो जाएगा? तो राकापोसी झील हो जाएगा, राकापोसी ढाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका याद रखनी है। ये ऐसा पर्वत है जो कि बहुत ही तीव्र ढाल द्वारा होता है, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे, ITS-Z किसके बीच अवस्थित है? देखिए दोस्तों, हमने जो बताया आपको यहाँ पर ऊपर में बताया ट्रांस हिमालय, उसके बाद बताया बृहद हिमालय, उसके बाद हमने यहाँ पर बताया आपको लघु हिमालय, उसके बाद हमने आपको यहाँ पर बताया शिवालिक हिमालय, और शिवालिक के नीचे बताया उत्तर भारत का विशाल मैदान, ठीक है। उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो यहाँ पर जो दोस्तों अलग अलग जो इसको ये रेखा जो है इसको बोलते हैं ITS-Z। क्या बोलेंगे? ITS-Z। इसका फुल फॉर्म होता है इंडस संगपो सचर जोन, ठीक है। इंटर संगपो सचर जोन, ये ट्रस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच है। वहीं अगर बृहद हिमालय और मध्य हिमालय, मध्य हिमालय किसको बोलते हैं? लघु हिमालय को। तो इसके बीच जो होता है मैन सेंट्रल थ्रस्ट, यानी कि MCT बोलते हैं, मैन सेंट्रल थ्रस्ट। वहीं जो है लघु हिमालय और शिवालिक के बीच कौन होता है? MBF, यानी कि मैन बाउंड्री फॉन्ट। क्या होता है? मैन बाउंड्री फॉल्ट होता है। मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच होता है MBF, ठीक है। इसके बीच होता है MCT, मैन सेंट्रल थ्रस्ट, इसको बोलते हैं MBF। और बृहद हिमालय और शिवालिक, ये तो गलत हो गया, बृहद हिमालय नहीं होगा, ये शिवालिक और उत्तर भारत का विशाल मैदान जो है इसको बोलते हैं HHF, यानी कि हिमालयन फ्रंटियर फ्रंट, ठीक है। तो ये सब बात को हमने यहाँ पर बताने का प्रयास किया, और यहाँ से क्वेश्चन बिहार पुलिस में हुमच के पूछा है, ठीक है, पिछला बार। तो इसीलिए क्वेश्चन इसको एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। अगर हम लोग माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात करेंगे दोस्तों, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। लेकिन अभी के संदर्भ में जो है 8,848 है, इसको 8,850 भी बोला जाता है, लेकिन अभी जो है आपको 8,848 ही देखनी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। पूरे विश्व का अगर पूछेगा, पूरे विश्व का सबसे ऊंचा चोटी अगर आपको पूछ दिए, सबसे ऊंचा चोटी अगर आपको पूछे तो वो कौन हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। और ये कहाँ पर है दोस्तों? नेपाल में है। कहाँ पर है? नेपाल में हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ये जो दोस्तों 8172 है, ये याद रखनी है, धौलागिरी का है। किसका है दोस्तों? धौलागिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। ये जो 8078 है, इसको हम लोग जो बोलते हैं 8078 जो है, ये अन्नपूर्णा का है। अन्नपूर्णा जो है याद रखनी है पर्वत की ये ऊंचाई है। 8598 ये कंचनजंगा का है। क्या बोलेंगे? कंचनजंगा। जब यहाँ पर कंचनजंगा आ गया तो इसके बारे में एक चीज और जान लीजिए, अगर आपको यहीं पर पूछ दे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, क्या पूछ दे? भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर आपको पूछ दे तो याद रखनी है ये हो जाएगा K2 या गार्डविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 8611 मीटर है, ठीक है। वहीं पर अगर याद रखनी है हिमालय भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछ दे, हिमालय भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछ दे, याद रखनी है, तब आपका क्या हो जाएगा? कंचनजंगा हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? कंचनजंगा हो जाएंगे। और कंचनजंगा की ऊंचाई हमने बता दिया 8598 मीटर है, ठीक है। तो ये दोनों बात को ध्यान दीजिएगा, जब तक कि हिमालय ना लगाए तब तक आपको कंचनजंगा नहीं जानी है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाफला पहाड़ी भारत के किस राज्य में अवस्थित है? देखिए हिमालय का जो विस्तार हुआ था दोस्तों, तो वो जो है अरुणाचल प्रदेश के दक्षिणी भाग से जो है पूर्वोत्तर राज्यों में फैल जाती है, और पूर्वोत्तर राज्यों में हिमालय पर्वत का अलग अलग नाम पड़ता है, और जो जनजाति जहाँ पर रहता है उसी जनजाति के नाम पर जो है हिमालय पर्वत का नाम भी रख दिया जाता है। जैसे यहाँ पर दिया डाफला, तो याद रखनी है, आपको याद रखनी है, डाफला हो गया, मीरी हो गया, ठीक है, डाफला, मीरी, मिसमी, ठीक है। उसके बाद याद रखनी है पटकाई बूम। क्या बोलेंगे? पटकाई बूम। ये सभी जो है कहाँ का हो जाएगा दोस्तों? डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बूम, ये सब जो है अरुणाचल प्रदेश का है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वहीं अगर बात करेंगे मिजोरम में कौन हो जाएगा दोस्तों? मिजो पहाड़ी। क्या बोलेंगे? मिजो पहाड़ी। लेमाटोल पहाड़ी, लेमाटोल पहाड़ी, ये कहाँ का हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखनी है मिजोरम का। असम में अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा रेगमा हो जाएगा, याद रखनी है, रेगमा हो जाएगा, भूबन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? भूबन पहाड़ी कहाँ पर है? तो ये असम में है। मणिपुर में कौन हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखनी है मणिपुरी पहाड़ी। मणिपुरी पहाड़ी कहाँ पर है? और याद रखनी है एक आपका लुसाई पहाड़ी, ये भी कहाँ पर है दोस्तों? तो मणिपुर में हो जाएगा। तो यहाँ से आपको कन्फ्यूजन नहीं करनी है, ठीक है। चलिए
आगे की बात करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच सीमा बनाती है? तो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के जो बीच सीमा बनाती है वो पटकाई बूम होता है, ठीक है। अबोर, मिस्की, पटकाई बूम ये सभी इसी का है। यहाँ पर देखिए गिरी, तो आपको याद रखनी है मेघालय का, क्या बोलेंगे? मेघालय का दोस्तों, ठीक है। तो मेघालय का याद रखनी है गारो खासी जयंतिया, क्या बोलेंगे? गारो खासी जयंतिया, क्या बोलेंगे? जयंतिया, ठीक है। गारो खासी जयंतिया, और याद रखनी है नौकरेक भी याद रखिएगा। नौकरेक के बाद चेरापूंजी याद रखनी है। ये सभी जो है कहाँ की पर्वत श्रेणी है? तो ये जो अभी जो है मेघालय की है, ठीक है। तो ये चीज एक छूट गया था, तो इसको भी हमने यहाँ पर बता दिया। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी मेघालय में नहीं है? मेघालय में यहाँ पर पूछ दिया, तो गारो हो गया, जयंतिया हो गया, खासी हो गया। ये भुवन जो है कहाँ का है दोस्तों? असम का है। कहाँ पर? भुवन, रेगमा, ये सब कहाँ का है? असम का हो। चलिए, आगे की बात करेंगे। पीर पंजाल दर्रा भारत के किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित है? तो पीर पंजाल दर्रा दोस्तों जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर दर्रा और किसके बात आया है, तो याद रखनी है ये आया है जम्मू कश्मीर का। तो जम्मू कश्मीर के याद रखनी है, आपको याद रखनी है, एक ट्रिक हमने बता देते हैं। जेपी बाबू, क्या याद रखिएगा दोस्तों? जेपी बाबू याद रखिएगा। तो जे से आपका क्या हो जाएगा? तो जोजिला दर्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जोजिला दर्रा, ठीक है। पी से क्या हो जाएगा? पीर पंजाल दर्रा, क्या बोलेंगे? पीर पंजाल दर्रा। और बा से क्या हो जाएगा? याद रखनी है बनिहाल दर्रा, क्या हो जाएगा? बनिहाल दर्रा। बू से क्या हो जाएगा? बुर्जिला दर्रा, क्या बोलेंगे? बुर्जिला दर्रा। तो ये जो है जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं, तो हमने यहाँ पर बताने का प्रयास किया। अगर हिमाचल प्रदेश का दर्रा आपको पूछे तो याद रखनी है ट्रिक सराव, क्या याद रखिएगा? ट्रिक सराव याद रखिएगा। सौ से हो जाएगा छिपकिला दर्रा, क्या बोलेंगे? छिपकिला दर्रा। रौ से हो जाएगा रोहतांग दर्रा, क्या बोलेंगे? रोहतांग दर्रा। और बौ से हो जाएगा वारा लाचा दर्रा, ठीक है। तो यहाँ पर से आपको कन्फ्यूजन नहीं करनी है, जो भी हम बता रहे हैं उसको याद रखनी है। यहीं पर उत्तराखंड से बात करेगा, तो यहाँ पर उत्तराखंड के बारे में देखिए, इसका ट्रिक याद रखनी है मनाली, क्या याद रखिएगा? मनाली। मनाली से क्या हो जाएगा? याद रखिए मौ से हो जाएगा माना, क्या बोलेंगे? माना। नौ से हो जाएगा नीति, क्या बोलेंगे? नीति। ली से हो जाएगा लिपुलेख, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगभग सभी दर्रे के बारे में जिक्र कर दिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। मरखा घाटी भारत के किस राज्य के शासित प्रदेश में है? देखिए घाटी जो होता है दोस्तों, वो जो है याद रखनी है मरखा घाटी लद्दाख में हो जाएगा। लद्दाख में दोस्तों याद रखनी है घाटी, अगर पूछेगा तो गमन, क्या याद रखिएगा? ट्रिक गमन। जैसे गौ से हो जाएगा याद रखनी है गलवान घाटी, ठीक है। मौ से हो जाएगा याद रखनी है मरखा घाटी। और याद रखनी है नौ से हो जाएगा नुब्रा घाटी। तो ये भी एकदम आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे। जूकू घाटी भारत के किस राज्य में है? तो ये नागालैंड में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? नागालैंड में। तमिलनाडु की बात करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों कंबम घाटी है, क्या बोलेंगे? कंबम घाटी है, ठीक है। कंबम घाटी किसको बोलते हैं? तो दो पर्वतों के बीच जो दोस्तों सकड़े मैदान होते हैं उसी को हम लोग घाटी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर से जो सुमेलित करना है, तो कुछ नहीं करना है। बी बी है दोस्तों असत्व संयोग। बी से मतलब हो गया ब्यास, और स्व से हो गया स्तव से सतलज, ठीक है। बाड़ी, ब से हो गया दोस्तों ब्यास, और री से हो गया रावी, ठीक है। ये होगा रचना, क्या होगा? रचना। रौ से हो जाएगा दोस्तों रावी, और चना से हो जाएगा चिनाव, ठीक है। चौ से हो गया चिनाव, जौ से हो गया झेलम। तो ये हो जाएगा चिनाव और झेलम। तो ये तो एक का ए, बी का बी, सी का सी, और डी का डी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे की बात करेंगे। सफेद मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, तो ये कच्छ के रण को जाना जाता है। और कच्छ का रण दोस्तों कहाँ पर है? तो गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। ये जो दोस्तों याद रखनी है काठियावाड़ प्रायद्वीप है। काठियावाड़ प्रायद्वीप को याद रखनी है कच्छ प्रायद्वीप से अलग कौन करता है? तो वो जो है कच्छ का रण करता है। खंभात की खाड़ी याद रखनी है दमन एवं दीव के बीच है। किसके बीच है? दमन एवं दीज के बीच है, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे। कच्छ पहाड़ी एवं मंडव की पहाड़ी भारत के किस राज्य में है? तो गुजरात में। कच्छ की पहाड़ी हो गया, मंडव की पहाड़ी हो गया, याद रखनी है गिर पहाड़ी हो गया, और बोल सकते हैं गिरनार हो गया। ये सब दोस्तों कहाँ पर है? तो आपका गुजरात में हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आगे की बात करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। देखिए दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणी जो है याद रखनी है विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। सबसे प्राचीन पूछा जाएगा तो वो याद रखनी है अरावली पर्वत श्रेणी है। और इसका विस्तार जो है कहाँ पर है दोस्तों? राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। और अगर पूछेगा कि इसकी सबसे ऊंची चोटी अगर आपको पूछ दे तो वो हो जाएगा गुरु शिखर। क्या हो जाएंगे? गुरु शिखर हो जाएंगे। और गुरु शिखर की ऊंचाई की बात करेगा तो ये याद रखनी है 1722 मीटर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको पूछा गया है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, तो गुरु शिखर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए
आगे की बात करेगा धूपगढ़ किस पर्वत पर स्थित है, तो महादेव पर्वत पर स्थित है और कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। और इसकी ऊंचाई की बात करेगा तो 1350 मीटर, इसको एकदम ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे की बात करेगा अमरकंटक किस पर्वत श्रेणी के सर्वोच्च चोटी है, तो अमरकंटक जो है मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे सर्वोच्च चोटी हो जाएगा, ठीक है। और अमरकंटक से कई सारी नदियां निकलती है, तो वो जगह हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक पठार का सबसे ऊंचा चोटी कौन हो जाएगा, तो बाबा बुदन की पहाड़ी हो जाएगा। कर्नाटक का क्या हो जाएगा, बाबा बुदन की पहाड़ी। कर्नाटक से एक याद रखिएगा कि भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादन जो है राज्य कौन हो जाएगा, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य पूछेगा तो वो आपका हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है। चलिए आगे की बात करेगा पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल को हमने पहले भी बता दिया, इसको बोलते हैं नीलगिरी। क्या बोलेंगे, नीलगिरी बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदाबेटा है, इसकी ऊंचाई हमने बता दिया 2637 मीटर है। लेकिन यहीं पर अगर आपको पूछ दे कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगा, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमोडी। क्या बोलेंगे, अनाईमोडी। और ये बिहार पुलिस में लगभग 3 से 4 बार पूछ दिया है। और इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो ये याद रखनी है 2695 मीटर हो जाएंगे, ठीक है। ऊंचाई एकदम आपको ध्यान दीजिएगा, इसीलिए हम सबका ऊंचाई एकदम पॉइंट बाय पॉइंट लिख रहे हैं ताकि एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। चलिए आगे की बात करेगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, देखिए पूछ ही दिया, ये अनाईमुडी हो जाएगा। इसकी ऊंचाई हमने बताया 2695 मीटर, ठीक है। और याद रखनी है दोदाबेटा है नीलगिरी की सबसे पर्वत ऊंची चोटी, इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। और यहीं पर अगर आपको पूछ दे दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो ये दोदाबेटा हो जाएगा। केटू याद रखनी है भारत की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, ठीक है। और धूपगढ़ की बात करेंगे तो ये जो है महादेव की सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो ये हो जाएगा, याद रखनी है 1350 मीटर। ये सभी बात को एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेगा प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र कौन हो जाएगा। देखिए प्रायद्वीपीय भारत का अगर दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र की बात करेंगे तो वो सबसे हो जाएगा कार्डमम। क्या हो जाएगा, कार्डमम हो जाएगा। और कार्डमम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलायची की पहाड़ी भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इलायची की पहाड़ी भी बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। पालनी पालनी सेबरा एवं जवादी पहाड़ी किस स्थिति में, पालनी हो गया, सेबराय हो गया, जवादी हो गया, ये सभी जो है तमिलनाडु का पर्वत श्रेणी है, ठीक है। और याद रखनी है नीलगिरी, यहीं पर पूछ दे नीलगिरी भी आपको याद रखनी है, यहीं का हो जाएगा। नल्ला मलाई भी यहीं का हो जाएगा। केरल की बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा काडबम पहाड़ी, याद रखनी है काडबम पहाड़ी। यहीं पर आपको पूछ दे इलायची पहाड़ी, क्या पूछेंगे, इलायची पहाड़ी। यहीं पर आपको पूछ दे अन्ना मलाई की पहाड़ी, ये सभी जो है कहाँ पर है दोस्तों, तो ये सभी जो है केरल में है। कर्नाटक में याद रखनी है, यहाँ पर हो जाएगा बाबा पूदन की पहाड़ी। क्या बोलेंगे, बाबा पूदन की पहाड़ी कहाँ पर, कर्नाटक में। महाराष्ट्र में याद रखनी है, एक हो जाएगा आपका कलसूबाई पहाड़ी, ठीक है। और एक आपका हो जाएगा महाबलेश्वर की पहाड़ी। क्या बोलेंगे, महाबलेश्वर की पहाड़ी, ठीक है। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगा, कलसूबाई की पहाड़ी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पालकोंडा बेलीकोंडा, जहां पर भी कोंडा आपको दिखे वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे, मुंबई से नासिक कौन सी दर्रा जोड़ती है। देखिए एक मुंबई में दोस्तों दो दर्रे हैं। मुंबई में दोस्तों दो दर्रे जो हैं, एक होता है आपका याद रखनी है थालघाट दर्रा। क्या बोलेंगे दोस्तों, थालघाट दर्रा। और एक आपका है भोरघाट दर्रा, ठीक है। तो इस दोनों दर्रे के बारे में यहाँ पर जानकारी ले लीजिए। अगर बात करेंगे थालघाट दर्रा, तो ये जो है याद रखनी है मुंबई को दोस्तों नासिक से जोड़ता है। कहाँ से जोड़ता है, मुंबई को नासिक से जोड़ता है। और भोरघाट दर्रा की बात करेंगे तो ये जो है याद रखनी है मुंबई को जो दोस्तों पुणे से जोड़ता है। कहाँ से जोड़ता है, पुणे से जोड़ता है। तो यहाँ पर से आपको मुंबई से नासिक पूछा है, तो ये थालघाट दर्रा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। यहीं पर अगर बात करेंगे पालघाट दर्रा जो है, ये बोल सकते हैं केरल और तमिलनाडु के सीमा के बीच आता है पालघाट दर्रा। तो यहाँ पर से पालघाट दर्रा के बारे में भी जान लीजिए। अगर हम लोग पालघाट दर्रा की बात करेंगे तो ये याद रखनी है केरल के कोचीन को। क्या बोलेंगे, केरल के कोचीन को याद रखनी है। तमिलनाडु के बोल सकते हैं तमिलनाडु के कोयम्बटूर को जोड़ता है। क्या बोलेंगे, केरल के कोयम्बटूर को जोड़ता है, तमिलनाडु के कोयम्बटूर को केरल के कोचीन से जोड़ता है कौन, पालघाट दर्रा। यहीं पर है याद रखनी है सेनकोना घाट दर्रा। क्या बोलेंगे, सेनकोटा घाट दर्रा। सेनकोटा घाट दर्रा की बात करेंगे तो ये जो है केरल के बोल सकते हैं, केरल के जो है याद रखनी है केरल से तमिलनाडु के बीच जोड़ता है। और तमिलनाडु के शहर मदुरई को आपस में जोड़ता है कौन, सेनकोटा घाट दर्रा, ठीक है। तो ये चारों दर्रा को एकदम याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। पालघाट दर्रा अवस्थित है, तो ये अभी तुरंत हमने बताया पालघाट दर्रा केरल से कोचीन को लेकर तमिलनाडु के बोल सकते हैं कोयम्बटूर को जोड़ता है। तो ये नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच स्थित है। तो इस तरह से भी आपको पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए
आगे की बात करेगा यहाँ पर देखिए मिलाना है, उत्कल तट है, उत्तरी सरकार तट है, कोरोमंडल तट है। अगर हम लोग उत्कल तट की बात करेंगे तो स्वर्णरेखा नदी से लेके महानदी को हम लोग उत्कल तट कहते हैं। उत्तरी सरकार तट की बात करेंगे तो महानदी से कृष्णा नदी को हम लोग महान मतलब उत्तरी सरकार तट कहते हैं। और कोरोमंडल तट कृष्णा नदी से लेके कन्याकुमारी, इसको हम लोग बोलते हैं तमिलनाडु वाला, इसको बोलते हैं आंध्र प्रदेश वाला और इसको बोलते हैं उड़ीसा वाला। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। उत्तरी सरकार तट को हम लोग जो है गोलकुंडा तट के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह अवस्थित है। देखिए दोस्तों, एक जो है दो खाड़ी है, आपको पता होगा। एक जो है बंगाल की खाड़ी स्थित, याद रखनी है, बंगाल में खाड़ी स्थित जो है एक आपका अंडमान निकोबार है। और वहीं जो है एक याद रखनी है अरब सागर स्थित, क्या बोलेंगे, अरब सागर स्थित जो है एक आपका क्या होता है, लक्षद्वीप होता है। और लक्षद्वीप याद रखनी है प्रायद्वीपीय मतलब कि बोल सकते हैं प्रवाल भित्ति से निर्मित एक द्वीप है। और यहीं पर जो है बंगाल की खाड़ी में क्या है, अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार के संदर्भ में पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगा, सेंडल पीक हो जाएगा। और सेंडल पीक की ऊंचाई की बात करेगा 732 मीटर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा। अंडमान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से द्वीप सम्मिलित हैं। उत्तरी अंडमान है, मध्य अंडमान है, दक्षिणी अंडमान है, लिटिल अंडमान है। तो राइट आंसर हो जाएंगे उपयुक्त सभी। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ पर है दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर, क्या बोलेंगे, पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है, दक्षिणी अंडमान में। ये भी कई बार एग्जाम पूछा गया। और अभी इसका नाम चेंज कर दिया गया है, याद रखनी है, श्री विजयपुरम जो है इसका नाम रख दिया है। ठीक है, तो ये भी बात को ध्यान देनी है। आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी, अभी तुरंत हमने बताया सेंडल पीक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे की बात करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस द्वीप का निर्माण प्रवाल भित्तियों से हुआ है, तो हमने बताया लक्षद्वीप का हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे की बात करेगा, लक्षद्वीप में समूह में निर्माण कितने द्वीपों से, तो लक्षद्वीप की अगर बात करेंगे 36 द्वीपों पे, लेकिन मानव जो निवास करता है महज जो है 12 द्वीप पर जो है मानव निवास करते हैं। ठीक है, वहीं अगर अंडमान निकोबार की बात करेंगे तो यहाँ पर लगभग जो है 572 जो है छोटे बड़े द्वीप हैं। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा। पब्बन द्वीप अवस्थित है, तो मन्नार की खाड़ी में जो है पब्बन द्वीप अवस्थित हो जाएगा। आगे की बात करेगा, न्यू मोर द्वीप कहाँ पर अवस्थित है, न्यू मोर द्वीप जो है याद रखनी है बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। और याद रखनी है इसको लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। महानंदा नदी का उद्गम स्थल है। अब देखिए नदी चैप्टर आ गया दोस्तों, और नदी चैप्टर जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसको एकदम ध्यान से देखिए। अगर हम लोग बात करेंगे महानंदा, क्या इसकी बात करेंगे दोस्तों, महानंदा की बात करेंगे। तो महानंदा किसकी सहायक नदी है, तो गंगा की सहायक नदी है। गंगा नदी के बारे में आगे जाके देखेंगे। अगर महानंदा की बात करेंगे तो ये जो है याद रखनी है बंगाल के दार्जिलिंग, क्या बोलेंगे, दार्जिलिंग पहाड़ी से दोस्तों ये निकलती है और जाकर दोस्तों छपरा के निकट, क्या बोलेंगे, छपरा के निकट जो है गंगा में मिल जाती है। सॉरी, छपरा के निकट नहीं दोस्तों, अगर दार्जिलिंग वहां से निकलती है तो दोस्तों ये छपरा में जाकर नहीं मिलेगी, एक बार ध्यान दीजिएगा। ये दोस्तों छपरा नहीं होगा बल्कि फड़क्का होगा, क्या होगा, फड़क्का होगा। फड़क्का के समीप जो है गंगा में आकर मिल जाती है। और बिहार दरोगा जो एग्जाम हुआ है दोस्तों अभी हाल ही में, 1275 पोस्ट के लिए मैन दरोगा का जो एग्जाम हुआ था, यही पूछा था कि महानंदा जो है कहाँ पर मिलती है, तो फड़क्का के समीप मिलती है। तो ये जो है कहाँ से निकल रही है, तो दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकल रही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदरपूछ श्रेणी से निम्नलिखित में से किस नदी का उत्पत्ति होता है। तो याद रखनी है बंदरपूछ के, उत्तराखंड के बंदरपूछ श्रेणी से यमुनोत्री हिमानी से, क्या बोलेंगे, यमुनोत्री हिमानी से दोस्तों कौन सी नदी निकलती है, यमुना नदी निकलती है। और यमुना नदी जो है याद रखनी है अपने उद्गम से जो है पूरब की तरफ बहती है। और पूरब के बहते हुए याद रखनी है ये जो इटावा शहर है, इटावा शहर में जो है गंगा में आकर मिल जाती है। और इसकी कुल लंबाई की बात करेंगे तो 1326 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। गंगा की सबसे जो है बोल सकते हैं बड़ी सहायक नदी में से कौन सी नदी है, यमुना नदी है। अगर हम लोग बात करेंगे यमुना की सहायक नदियां कौन कौन है, तो याद रखनी है चंबल हो जाएगा, बेतवा हो जाएगा। ठीक है, चंबल, बेतवा, कैन, सिंध, ये सभी जो है क्या है, यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा। कोसी नदी का उद्गम स्थल, अगर हम लोग कोसी की बात करेंगे, कोसी नदी जो है बोल सकते हैं कि नेपाल के गोसाईथान चोटी से निकलती है, क्या बोलेंगे दोस्तों, नेपाल के गोसाईथान चोटी से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है। और बिहार में प्रवेश करने के बाद याद रखनी है कटिहार के समीप कुर्सेला है, कुर्सेला में जो है बोल सकते हैं गंगा में आकर मिल जाती है। और याद रखनी है कोसी नदी जो है पूरे विश्व में सबसे मार्ग विचलन करने वाली नदी कौन है, याद रखनी है सबसे मार्ग विचलन करने वाली नदी है कोसी नदी। कोसी नदी में जब जल स्तर की वृद्धि होती है दोस्तों, तो उत्तरी बिहार में बोल सकते हैं, उत्तरी बिहार जो है पूरा उत्तरी बिहार जो है बाढ़ ग्रस्त हो जाता है, क्या हो जाता है, बाढ़ ग्रस्त हो जाता है। और याद रखनी है यहाँ पर जान माल की काफी ज्यादा क्षति होती है, क्या बोलेंगे, जान माल की काफी ज्यादा क्षति होती है। इसीलिए जो है याद रखनी है इसको जो है बिहार का शोक नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर हम लोग बात करेंगे ये कहाँ से निकलती है, तो नेपाल के गोसाईथान चोटी से निकलती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सिंहवा श्रेणी से निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम होता है? अगर हम लोग बात करेंगे सिंहवा श्रेणी कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में। तो याद रखनी है छत्तीसगढ़ के सिंहवा श्रेणी से दोस्तों कौन सी नदी निकलती है? तो याद रखनी है महानदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ के सिंहवा श्रेणी से निकलती हुई उड़ीसा के साथ सीमा साझा करते हुए उड़ीसा में बहती हुई अपना जल जो कहाँ पर गिराती है दोस्तों? तो बंगाल की खाड़ी में गिराती है। कहाँ पर गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। यहाँ तक अगर इसकी लंबाई की बात करेंगे तो इसका जो है लगभग 851 किलोमीटर लंबाई है। कहीं-कहीं आपको 800 भी दिखेगा, कहीं-कहीं 900 भी दिखेगा, ठीक है? कहीं-कहीं 824 भी दिखेगा। तो आपको 851 मानकर चलना है। इसकी कई सारी सहायक नदियाँ हैं, जैसे आपका हो जाएगा, याद रखनी है शिवनाथ, क्या बोलेंगे? शिवनाथ हो जाएगा, मांड हो जाएगा, जौ हो जाएगा, ठीक है? हंसदो हो जाएगा। ये सभी जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं और इसकी सहायक नदियाँ याद रखनी है, ये सभी एकदम पूछा गया है। एक तेल याद रखिएगा, तेल जो है बिहार पुलिस, बीपीएससी दोनों पूछ चुकी है, ठीक है? और याद रखनी है महानदी के बारे में एक चीज ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे लंबा बांध, क्या बोलेंगे? भारत का सबसे लंबा बांध किसको बोलते हैं? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध भी दोस्तों किस नदी पर है? तो ये महानदी पर हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? चलिए आगे की बात करेंगे, मेहंद झील में किस नदी का उद्गम होता है? अगर हम लोग मेहंद झील में बात करेंगे तो मेहंद झील में जो है माही नदी का उद्गम होता है। मध्य प्रदेश के जो है मेहंद झील से कौन सी नदी निकलती है? माही नदी। माही नदी देने का मतलब एक था, याद रखनी है, माही नदी एक ऐसा नदी है जो कि हमारे कर्क रेखा जो होता है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितना बार काटती है दोस्तों? 2 बार काटती है, ठीक है? एक याद रखनी है, जब कर्क रेखा हो गया तो आपको पूछ सकता है कि मकर रेखा को काटने वाली नदी कौन हो जाएगा? तो मकर रेखा को काटने वाली नदी हो जाएगा लिम्पाम्पो नदी। क्या बोलेंगे? लिम्पाम्पो नदी हो जाएगा। वहीं अगर आपको पूछ दे कि विषुवत रेखा, क्या बोलेंगे? विषुवत रेखा, या तो यहीं पर पूछ सकता है, याद रखनी है, आपको पूछ दे भूमध्य रेखा। एक ही चीज है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इसको जो काटती है याद रखनी है, ये कांगो या जायरे नदी। क्या बोलेंगे? कांगो एक नदी है, जायरे, ये दोनों नदी जो है मिलकर किसको काटती है? तो याद रखनी है विषुवत रेखा को। तो यहाँ पर से आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं पालनी है, ठीक है? चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पेरियार निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी नदी है? तो पेरियार जो है केरल राज्य की सबसे लंबी नदी है और इसकी अगर लंबाई की बात करेंगे तो लगभग जो है 76 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई, सॉरी 96 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो कि केरल के सबसे लंबी नदी है, ठीक है? केरल में एक आपको पता है नौका दौर होता है दोस्तों, क्या होता है? नौका दौर होता है, जिसको हम लोग ओनम त्योहार बोलते हैं। और नौका दौर जो है पेरियार के, याद रखनी है, वेम्बनाड झील में होता है। कहाँ पर होता है? वेम्बनाड झील में होता है। ये भी क्वेश्चन को कई बार पूछे गए हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी भारत का सबसे मीठे पानी का झील कौन हो जाएगा? तो लोकटक झील हो जाएगा। लोकटक झील कहाँ पर है दोस्तों? तो याद रखनी है मणिपुर में है और इसी में एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। क्या बोलेंगे? कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। लगभग जो है बिहार पुलिस, बिहार दरोगा इसको 10 बार पूछ चुका होगा, ठीक है? तो इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेंगे, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ झील कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस झील में? पूछ दिया, लोकटक झील हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे की बात करेगा, सिंधु नदी अफवाह तंत्र की भारत में कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सिंधु नदी, सिंधु नदी दोस्तों कहाँ पर निकलता है? तो याद रखनी है तिब्बत में एक जो है मानसरोवर झील है। क्या बोलेंगे? तिब्बत के मानसरोवर झील के सिंगी खम्मा धिमनत से जो है सिंधु नदी निकलती है और सिंधु नदी अपने उद्गम से जो है पश्चिम की तरफ बहती हुई लद्दाख, भारत के लद्दाख के शासित देश से जो है सीमा साझा करती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है, ठीक है? पाकिस्तान का इसको जीवन रेखा बोला जाता है, किसको? सिंधु नदी को। सिंधु नदी की अगर लंबाई की बात करेंगे तो लगभग जो है 2880 इसका लंबाई है, लेकिन याद रखनी है भारत में अगर इसकी लंबाई की बात करेंगे तो 1114 किलोमीटर भारत में कुल लंबाई है। तो यहाँ पर से ये राइट आंसर हो जाएगा 1114 किलोमीटर। लेकिन सिंधु नदी से जो और क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी ध्यान दीजिएगा। सिंधु नदी का याद रखनी है कई सारे सहायक नदी हैं और इसके सभी सहायक नदी को मिलाकर पंचनद बोलते हैं, ठीक है? और वो कौन कौन होते हैं? तो याद रखनी है आपका हो जाएगा रावी, उसके बाद ब्यास, उसके बाद आपका सतलज। क्या बोलेंगे? रावी, ब्यास, सतलज। उसके बाद याद रखनी है चिनाब, उसके बाद याद रखनी है झेलम। क्या बोलेंगे? झेलम। तो ये ऐसे 5 नदी हैं जो कि याद रखनी है सिंधु घाटी की सहायक नदी है और इन सभी 5 में जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है चिनाब नदी, ठीक है? और याद रखनी है सिंधु नदी को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच जो है विश्व बैंक की अध्यक्षता में जो है, विश्व बैंक की अध्यक्षता में जो है बोल सकते हैं सम्मेलन होता है, बैठक होता है और ये कब होता है? 1960 में होता है। और इसमें ये चीज निर्धारित करता है कि सिंधु नदी, याद रखनी है, सिंधु नदी का भारत जो है मात्र 20% पानी प्रयोग करेगा और याद रखनी है पाकिस्तान जो है 80% करेगा। तो लगभग हमने सारे फैक्ट यहाँ पर बता दिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। लुधियाना में दोस्तों किस नदी के तट पर है? तो लुधियाना जो है याद रखनी है सतलज नदी के तट पर है, तो ये 4 हो जाएगा। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर है, तो ये 1 हो जाएगा। अगर बात करेगा पणजी, पणजी दोस्तों मांडवी नदी के तट पर है, तो बी हो जाएगा। उज्जैन दोस्तों क्षिप्रा नदी के तट पर है, तो ये सी हो जाएगा। यहाँ पर से डी ए बी सी देख लगते हैं, डी ए बी सी ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचनद नदियां किस स्थान पर आपस में मिलकर सिंधु नदी में मिल जाती है? देखिए पंचनद नदी में अगर हम लोग बात करेंगे, पंचनद नदी में एक ब्यास नदी ऐसा है जो कि सिर्फ और सिर्फ भारत में प्रवेश करती है, भारत में बहती हुई जो है ये अपना जल जो है मतलब समुद्र तक नहीं पहुंचा सकती है। लेकिन इसके अलावा जो 4 नदी है वो सभी जो है सिंधु नदी में याद रखनी है पाकिस्तान में जाकर, क्या बोलेंगे, पाकिस्तान का एक जगह है मिथानकोट, क्या बोलेंगे, मिथानकोट, मिथानकोट में जाकर जो है ये सभी नदियां आपस में जाकर मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किस नदी पर उड़ी परियोजना चलाई जा रही है? तो उड़ी परियोजना जो है याद रखनी है, अगर हम लोग बात करेंगे तो ये झेलम नदी पर चलाई जा रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए ताप्ती नदी की लंबाई कितनी किलोमीटर है? ताप्ती नदी अगर हम लोग बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के याद रखनी है सतपुरा श्रेणी से ताप्ती नदी निकलती है और अपने उद्गम से जो है पश्चिम की तरफ बहते हुए इसकी लंबाई 724 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी की लंबाई काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं नर्मदा नदी के बारे में। तो नर्मदा नदी याद रखनी है मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से दोस्तों? मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और अपने उद्गम से जो है पश्चिम की तरफ बहते हुए जो है अपना जल जो है खंभात की खाड़ी में गिराती है। कहाँ पर दोस्तों? खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। खंभात के खाड़ी में जो अपना जल गिराती है यहाँ तक इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। लेकिन याद रखिए नर्मदा नदी की सहायक नदियां आपको ज्यादा पूछा जाता है, तो नर्मदा की सहायक नदियों में याद रखनी है आपको ओरसंग, क्या बोलेंगे, ओरसंग हो जाएगा। उसके बाद याद रखनी है तावा हो जाएगा, उसके बाद याद रखनी है बंजर हो जाएगा, उसके बाद शेर हो जाएगा। ये सभी जो है किसकी सहायक नदियां हैं? तो नर्मदा की सहायक नदियां हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा की सहायक नदियां एक ऐसी नदियां हैं जो कि याद रखनी है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, बल्कि किसका निर्माण करती है? एक्सचुरी का निर्माण करती है। कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और प्रश्न का समाज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, गंगा को बांग्लादेश में किस नदी के नाम से जाना जाता है? अगर हम लोग अब यहाँ पर किसकी बात करेंगे दोस्तों? गंगा नदी की। तो गंगा नदी आपको पता होगा, याद रखनी है, एक जो है उत्तराखंड में संतोपत हिमानी है। संतोपत हिमानी से आपको पता होगा अलकनंदा नदी निकलती है। बद्रीनाथ के संतोपत हिमानी से कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा नदी निकलती है। ठीक है, और एक है आपको याद रखनी है गौमुख हिमानी। गौमुख हिमानी से याद रखनी है कौन सी नदी निकलती है? तो आपको पता होगा, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों अलकनंदा नदी हो गया, और एक आपका हो गया भागीरथी नदी। कौन नदी हो गया? भागीरथी नदी जो है गौमुख हिमानी से यानी गंगोत्री हिमानी से निकलती है। और इसी दोनों का धारा जो है आगे चलकर दोस्तों उत्तराखंड के समीप क्या कहलाता है? देव प्रयाग में आकर मिलती है। और देव प्रयाग की जो आगे वाली धारा है इसी को संयुक्त रूप से हम लोग क्या बोलते हैं? गंगा नदी बोलते हैं। तो याद रखिए अगर गंगा नदी का उद्गम स्थल पूछेगा तो गौमुख हिमानी आप लेके चल सकते हैं। तो गंगा नदी का जो है याद रखनी है उद्गम स्थल गौमुख हिमानी हो जाएगा। और अपने उद्गम से याद रखनी है उत्तराखंड में जो है ये पर्वतीय क्षेत्र में बहते हैं। किसमें बहते हैं? पर्वतीय क्षेत्र में। लेकिन याद रखनी है उत्तराखंड में एक है जगह हरिद्वार। हरिद्वार से दोस्तों ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है, और मैदानी भाग से उत्तराखंड में बहते हुए उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिला से प्रवेश करती है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में। और बिजनौर जिला से याद रखनी है कुल 28 राज्यों से गुजरते हुए फिर जो है याद रखनी है बलिया जिला से जो है बाहर निकलती है उत्तर प्रदेश से, और बलिया जिला से उत्तर प्रदेश से बाहर निकलते हुए बिहार में प्रवेश करती है बक्सर जिला से, और बिहार में बक्सर जिला से कुल 12 जिला से प्रवेश करती है। और फिर याद रखनी है कटिहार के समीप जो है कटिहार के द्वारा जो है ये जो है बाहर निकल जाती है गंगा नदी, और कटिहार से निकलते हुए झारखंड के साथ सीमा बनाकर ये जो है बंगाल में प्रवेश करती है कलकत्ता में। और कलकत्ता में जैसे ही बंगाल में प्रवेश करती है दोस्तों तो इसका दो नदी हो जाता है, एक जो है दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है, एक पूरब की तरफ। जो पूरब की तरफ मुड़ती है दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं भागीरथी नदी, और जो दक्षिण की तरफ मुड़ती है इसको हम लोग बोलते हैं हुगली नदी। और हुगली नदी जाकर जो है आपस में जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और वहां पर जो है अपना नाम गिराती है पद्मा के नाम से। किस नाम से दोस्तों? पद्मा के नाम से बांग्लादेश में इसको जाना जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यहाँ पर हमने गंगा नदी के बारे में लगभग सारा चीज बता दिया, लेकिन एक चीज आपको हमने नहीं बताया, गंगा की सहायक नदी, जो कि आपके प्रश्न में पूछा जाता है। अगर गंगा की सहायक नदी के बारे में पूछेगा तो गंगा की सहायक नदी सबसे पहले हो जाएगा आपका रामगंगा। क्या हो जाएगा? रामगंगा। रामगंगा के बाद याद रखनी है गोमती। गोमती के बाद याद रखनी है घाघरा। क्या बोलेंगे? घाघरा। उसके बाद याद रखनी है गंडक। गंडक के बाद याद रखनी है कोसी।
कोसी, कोसी के बाद याद रखनी है महानंदा। ये सभी जो है गंगा नदी के बाएं तट से मिलने वाली नदी है। वहीं दाएं तट से बात करेगा तो ये आपका हो जाएगा यमुना। उसके बाद याद रखनी है सोन, उसके बाद याद रखनी है पुनपुन। ठीक है, तो ये सभी जो है दाएं तरफ से मिलने वाली नदी है। अब जो है गंगा नदी से लगभग प्रश्न आपका नहीं पूछेगा। अगर गंगा नदी की लंबाई की बात करेगा तो 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, ये सभी बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेगा, किस नदी को तिब्बत में सांगपो या सांपू के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अब किसको दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी की। अगर हम लोग बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तो याद रखनी है तिब्बत के मानसरोवर झील के चैंगयुंगनू हिमनद से निकलती है। क्या बोलेंगे दोस्तों, चैंगयुंगनू हिमनद से दोस्तों कौन नदी निकलती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी अपने उद्गम से याद रखनी है तिब्बत में बहते हुए जो है अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है, और भारत में बहते हुए दोस्तों ये कहाँ पर चल जाती है, बांग्लादेश में चल जाती है। और याद रखनी है इसकी लंबाई की बात करेंगे तो लगभग जो है 2900 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखनी है, इसको जो है बंगला मतलब कि बोल सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। वहीं अगर ब्रह्मपुत्र नदी की बात करेंगे तो इनको जो है सबसे पहले तिब्बत ही जान लीजिए। तिब्बत में कहाँ कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है, उसके बाद असम में प्रवेश करती है तो असम में, उसके बाद चल जाता है ये कहाँ पर, बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों, तिब्बत में जो है इनको किस नाम से जानते हैं, सांगपो के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसको हम लोग दिहांग के नाम से जानते हैं। असम में दोस्तों इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। और बांग्लादेश में हम लोग इनको किस नाम से जानते हैं, जमुना के नाम से जानते हैं। तो ये सभी बात को एकदम ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर तिब्बत में सांगपो पूछ रहा है तो ये ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी की कई सारी सहायक नदी है, इसको भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर हो जाएगा, याद रखनी है लोहित, क्या बोलेंगे, लोहित हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपका धनसिरी, उसके बाद आपका हो जाएगा सुबनसिरी, क्या बोलेंगे, सुबनसिरी। उसके बाद आपका हो जाएगा मानस। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा कामेंग। ये सभी जो है किसके हैं, तो याद रखनी है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से, तभी तुरंत हमने बताया जमुना के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे की बात करेगा, सुबनसिरी कामेंग मानस किसका संबंधित, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, ये सतलज नदी पर जो है हिमाचल प्रदेश में है। और यहीं पर याद रखनी है नाथपा झाकड़ी परियोजना, क्या बोलेंगे, नाथपा झाकड़ी परियोजना भी कहाँ पर है, ये भी जो है याद रखनी है, ये सतलज नदी पर है। और याद रखनी है अगर हम लोग बात करेंगे पोंग, पोंग परियोजना कहाँ पर है दोस्तों, तो ब्यास नदी पर। याद रखनी है उड़ी परियोजना कहाँ पर है, तो झेलम नदी पर। रावी पर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा उड़ी परियोजना शायद रावी नदी पर है, एक बार इसको कन्फर्म यहाँ पर कन्फर्म हो जाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंग परियोजना का संबंध अभी तुरंत हमने बताया ब्यास नदी पर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा, थीन परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है, तो रावी नदी पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे की बात करेगा, नाथला झाकड़ी परियोजना अभी तुरंत हमने बताया हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आगे की बात करेगा, सलाल परियोजना किस नदी पर है, तो सलाल हो जाएगा चिनाब नदी पर। सिलाल हो गया, याद रखनी है बगलीहार हो गया। ठीक है, और याद रखनी है दुलहस्ती। ये सभी जो है किस पर परियोजना है, चिनाब नदी पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए टिहरी परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, टिहरी परियोजना जो है भिलंगना और भागीरथी के संगम पर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी एवं सी दोनों हो जाएंगे। आगे की बात करेगा, धौली गंगा और अलकनंदा का संगम किस नदी नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, जब दो नदी आपस में जाकर जहाँ पर मिलती है उस स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रयाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रयाग बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक जो है नदी है अलकनंदा, क्या नदी है, अलकनंदा नदी है। ठीक है, अलकनंदा नदी जो है याद रखनी है, अलकनंदा नदी में जो है, अलकनंदा नदी सभी जगह है, यहाँ पर भी अलकनंदा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो अलकनंदा नदी में जाकर जैसे ही दोस्तों भागीरथी नदी निकलती है, तब जो है किसका निर्माण होता है, देव प्रयाग का। ठीक है, देव प्रयाग वितुरासर में बताया, इसी की धारा को क्या कहते हैं, गंगा कहते हैं। उसके बाद अलकनंदा नदी में जाकर जब दोस्तों नंदाकिनी मिलती है, क्या बोलती है, नंदाकिनी मिलती है, तब जो है किसका होता है, नंद प्रयाग का निर्माण होता है। किसका होता है, नंद प्रयाग में आपस में जाकर मिलते हैं। अलकनंदा नदी में जब दोस्तों मंदाकिनी जाकर मिलती है, तो ये कहाँ पर मिलती है, तो याद रखनी है, बोल सकते हैं ये हो जाएगा रुद्र प्रयाग। क्या हो जाएगा, रुद्र प्रयाग में जाकर मिलती है। ठीक है, अलकनंदा नदी में जब जाकर दोस्तों धौली गंगा मिलती है, कौन मिलती है, धौली गंगा, तब जो दोस्तों किसका निर्माण होता है, विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है। क्या होता है, विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है। और अलकनंदा नदी में जाकर याद रखनी है, अगर आपको हम लोग बोलेंगे कि बोल सकते हैं पिंडार नदी जाकर मिलती है, तब दोस्तों किसका निर्माण होता है, कर्ण प्रयाग का होता है। क्या बोलेंगे, कर्ण प्रयाग। अब देखिए यहाँ से जो है सवाल आपको बराबर पूछे जाते हैं, और यही 5 ऐसे नदी हैं जो जाकर मिलती है, इसको एकदम आपको याद रखनी है, गेट बाय हट करनी है। अगर हम लोग बात करेंगे अलकनंदा और भागीरथी, तो याद रखनी है यहाँ से आपको याद रखनी है अवध। क्या याद रखनी है, अवध। तो अलकनंदा, भागीरथी और जो है ये बाद में क्या हो जाएगा, देव प्रयाग।
यहाँ से याद नंदाकिनी से नंद प्रयाग याद रह जाएगा मंदाकिनी, तो याद रखनी है अमर, क्या याद रखेंगे अमर, अलकनंदा मंदाकिनी और रुद्रप्रयाग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से याद रखनी है अधवी, क्या याद रखिएगा अधवी, तो याद रखनी है अलकनंदा धौलीगंगा विष्णु प्रयाग हो जाएगा। और पिंडार से आपको याद रखनी है कर्ण प्रयाग। तो अब उम्मीद है कि आपसे ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब पूछा गया है धौलीगंगा और अलकनंदा, तो हमने बताया था अधवी, क्या बताया था अधवी, तो अधवी से अलकनंदा और धौलीगंगा से क्या हो जाएगा विष्णु प्रयाग, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है देव प्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर, तो हमने बताया था याद रखनी है अवध, तो अवध हो जाएगा अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तिलैया परियोजना किस नदी पर निर्मित है, तो बराकर नदी पर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे की बात करेंगे त्र्यंबकम नामक स्थान से किस नदी का उद्गम होता है। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करेंगे तो महाराष्ट्र में दोस्तों एक है नासिक, क्या है नासिक, और नासिक के याद रखनी है, नासिक में एक है त्र्यंबकम पहाड़ी, क्या बोलेंगे त्र्यंबकम पहाड़ी, नासिक के त्र्यंबकम पहाड़ी से दोस्तों कौन सी नदी निकलती है, तो गोदावरी नदी निकलती है। और गोदावरी नदी अपने उद्गम से जो है बोल सकते हैं पूरब की तरफ बहते हुए जो है ये अपना जल जो है कहाँ पर गिराती है, बंगाल की खाड़ी में गिराती है। और यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगा, तो वो गोदावरी नदी हो जाएगा। गोदावरी नदी की लंबाई के अनुसार इसका सहायक नदी पूछा जाएगा, तो याद रखनी है वैन गंगा हो जाएगा, पैन गंगा हो जाएगा। ठीक है, वैन गंगा, पैन गंगा, वर्धा याद रखनी है, मंजीरा याद रखनी है, इंद्रावती, ये सभी जो है किसकी सहायक नदी है, तो गोदावरी की सहायक नदी है। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कृष्णा नदी जो है कर्नाटक के बोल सकते हैं, सॉरी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है और इसकी लंबाई जो है 1401 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए कावेरी नदी का उद्गम होता है, कावेरी नदी याद रखनी है कर्नाटक में एक पहाड़ी है, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से ये कावेरी नदी निकलती है। और कावेरी नदी में याद रखनी है सालों भर पानी रहती है, और सालों भर पानी रहने के द्वारा जो है इसको दक्षिण भारत दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और बोल सकते हैं दक्षिण भारत का सबसे जो है प्रसिद्ध शुद्ध नदी जो कौन है, कावेरी नदी है। ठीक है, कावेरी नदी जो है याद रखनी है, कावेरी नदी की लंबाई की बात करेंगे तो लगभग जो है 800 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और इसकी सहायक नदियां अगर आपको पूछेगा तो याद रखनी है अमरावती, क्या बोलेंगे अमरावती हो जाएगा, याद रखनी है अकड़ावती, क्या बोलेंगे अकड़ावती, ये सभी जो है किसकी सहायक नदियां हैं, तो याद रखनी है ये कावेरी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा स्वर्णरेखा नदी का उद्गम है, ये छोटा नागपुर के पठार से होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आगे की बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी हमने बताया गोदावरी नदी, इसकी लंबाई हो जाएगा 1465 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है, तुंगभद्रा जो है कृष्णा की सहायक नदी है। और हमने बताया कृष्णा जो है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है और अपने उद्गम से जो है पूरब की तरफ बहते हुए जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। ठीक है, इसकी लंबाई हमने बताया 1400 लगभग 1401 किलोमीटर बोला जाता है। इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे तुंग प्रवाह हो गया, घाट प्रवाह हो गया, ठीक है घाट प्रवाह हो गया, मूसी हो गया, ये सभी जो है किसकी सहायक नदी है, तो याद रखनी है कृष्णा की सहायक नदी है। आगे की बात करेगा तेल निम्न में से किसकी सहायक नदी है, तो हमने बताया था महानदी की सहायक नदी कौन हो जाएंगे, तेल। और ये बीपीएससी बिहार दरोगा कोई भी पूछ लिया है तो आपका हो सकता है बिहार पुलिस इसको पूछ ले। चलिए आगे की बात करेंगे भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील कौन हो जाएगा, तो चिल्का झील हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों, चिल्का झील। अगर बात करेगा भारत में जो है याद रखनी है मीठे पानी का झील कौन हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा बुलर झील। कौन हो जाएगा, बुलर झील। अच्छा बुलर झील कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि यहाँ पर नहीं है। नैनीताल उत्तराखंड में है, उमियम जो है मेघालय में है, पवई दोस्तों गुजरात में नहीं बल्कि कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, महाराष्ट्र में हो जाएगा। गुजरात में दोस्तों कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा नरैनी। कौन बोलेंगे, नरैनी झील कहाँ पर है, तो याद रखनी है गुजरात में। कोलोरू आंध्र प्रदेश में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे की बात करेगा पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है, दोस्तों पटना जो है गंगा नदी के किनारे है। और एकमात्र राजधानी बिहार की राजधानी है पटना है, जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है। आगे की बात करेगा हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो मूसी नदी के किनारे स्थित है। और हैदराबाद का जो है गठन किसके द्वारा किया गया था, मतलब हैदराबाद में जो है याद रखनी है चार मीनार। क्या बोलेंगे, हैदराबाद का जो है चार मीनार किसके द्वारा बनाया गया था, तो कुली कुतुब शाह के द्वारा। क्या बोलेंगे, कुली कुतुब शाह के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा गीता प्रेस के लिए विख्यात शहर गोरखपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो अगर हम लोग बात करेंगे गोरखपुर जो है राप्ती नदी के किनारे स्थित है। गीता प्रेस के लिए विख्यात है, तो इसको एकदम याद रखिएगा। आगे की बात करेगा यहाँ पर झील है, यहाँ पर अवस्थिति मिलाना है। लोनार झील दोस्तों मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि कहाँ पर हो जाएगा, महाराष्ट्र में हो जाएगा। तो यही आपका गलत है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। नक्की झील गुजरात में है, कोलोडू झील आंध्र प्रदेश में, पुलकट झील केरल में हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जलप्रपात है और मिलाना है। देखिए दूध सागर जलप्रपात
जो है दोस्तों कहाँ पर है, तो याद रखनी है मांडवी नदी पर हो जाएगा, तो 1 का हो जाएगा 4। और याद रखनी है डुडुमा, डुडुमा दोस्तों कहाँ पर है, मचकुंड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। गोकाक कहाँ पर है दोस्तों, तो गोकाक की बात करेंगे तो ये हो जाएगा घाट प्रवाह, तो ये 1 हो जाएगा। जोग दोस्तों कहाँ पर है, शरावती नदी पर हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। 4 2 1 3, 4 2 1 3 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र हमने बताया, ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों में होकर गुजरती है, तिब्बत से निकलती है, बांग्लादेश और भारत, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा, मानसूनी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो मौसमी शब्द से जो है मानसूनी शब्द की उत्पत्ति हुई है। आगे की बात करेगा, भारत में होने वाले मानसूनी वर्षा का समय है। देखिए भारत में जो दोस्तों सबसे अधिक वर्षा होता है ये पश्चिमी विक्षोभ से बारिश होता है, और इसका जो काल बोल सकते हैं कि ये तो बोल सकते हैं जून से लेकर अगस्त सितंबर तक होता है, तो यहाँ पर से जून से लेकर सितंबर तक राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापीय सिद्धांत एवं विरस्मत विचारधारा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था, तो ये एडमंड हेली ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों, एडमंड हेली ने दिया था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आगे की बात करेगा, विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ हो जाएगा, मौसिनराम, मेघालय का मौसिनराम हो जाएगा। और सबसे कम अगर भारत में पूछेगा तो वो हो जाएगा लेह लद्दाख में। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा, भारत में औसत वर्षा कितना है, औसत वार्षिक वर्षा, तो ये 125 सेंटीमीटर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आगे की बात करेगा, भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय अवस्थित है, तो ये नई दिल्ली में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, नई दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा, निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े विंटर के मौसम में बारिश मिलती है, तो यहाँ पर कहाँ पर होगा दोस्तों, तमिलनाडु में लौटता हुआ मानसून जब होता है तो ये जाड़े के दिनों में बारिश होता है, और ये चीज बोल सकते हैं, और रबी फसल के लिए जो है ये लाभदायक साबित होता है। ठीक है, चलिए भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो ये जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे की बात करेगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, तो 8 प्रकार की, लेकिन 4 मिट्टियां जो है काफी ज्यादा प्रमुख है। एक आपका हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा एक आपका लाल पीली मिट्टी, उसके बाद एक आपका हो जाएगा काली मिट्टी, और एक आपका हो जाएगा बोल सकते हैं दोस्तों लेटेराइट मिट्टी। क्या बोलेंगे, लेटेराइट मिट्टी हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी जो है भारत के अधिक पर है 43% पर, लाल मिट्टी 18% पर है, काली मिट्टी की बात करेंगे तो महज 15% पर, और लेटराइट मिट्टी 8% पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी, हमने बताया जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को कछाड़ी या कांप मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। जलोढ़ मिट्टी जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है खादर और एक आपका होता है बांगर। खादर जो याद रखनी है, नई जलोढ़ मृदा को हम लोग क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं, और पुरानी जलोढ़ मृदा को हम लोग क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेगा, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है, तो ये चिकनी मिट्टी में मिलता है। कहाँ पर मिलता है, चिकनी मिट्टी में मिलता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, तो जहां भी नाइट्रोजन आएगा वहां होगा दलहनी, तो इसमें देख लीजिए दलहनी कौन हो जाएगा, तो ये मटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा, मृदा क्षरण को रोका जा सकता है, तो मृदा क्षरण को रोका जा सकता है वनारोपण से, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा, कृषि किस सूची का विषय है, कृषि दोस्तों याद रखनी है राज्य सूची का विषय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि और खाद्य मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। आगे की बात करेगा, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा था, तो एम एस राघवा के द्वारा लिखा गया था। और भारतीय कृषि का जनक अगर आपको पूछेगा तो वो किसको माना जाता है, हरित क्रांति का, तो याद रखनी है एम एस स्वामीनाथन। कौन बोलेंगे, एम एस स्वामीनाथन हो जाएंगे। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन हो जाएंगे। अगर हम लोग बात करेंगे विश्व में जो है हरित क्रांति का जनक कौन हो जाएगा, नॉर्मन बोरलो। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 1966 में हुई थी। ठीक है, चलिए भारत में कृषि को समझा जा सकता है जीविकोपार्जन का साधन, यानी कि भारत में जो है जब तक कृषि है लोग जो है जीवित रह सकते हैं और अपना जो है जीवन यापन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा, निम्न में से कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है, तो महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे की बात करेगा, भारत का एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन है, ये जम्मू कश्मीर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा, भारत में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर, राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड हैदराबाद, राष्ट्रीय केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान राजमुंद्री, केंद्रीय आलू अनुसंधान शिमला होगा। क्या होगा दोस्तों, शिमला होगा, ना कि लखनऊ। ठीक है, शिमला होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, गलत है। लखनऊ में याद रखनी है औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लखनऊ। और याद रखनी है यहीं पर वनस्पति अनुसंधान केंद्र पूछेगा तो वो भी आपका कहाँ पर हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकरापार परमाणु संयंत्र केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। काकरापार की बात करेंगे तो गुजरात में हो जाएगा, कर्नाटक में हो जाएगा कैगा परमाणु संयंत्र, तमिलनाडु में हो जाएगा कुडनकुलम और कलपक्कम।
कूडनकुलम यहीं पर हो जाएगा और दोस्तों क्या हो जाएगा, कल्पक्कम हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और यहीं पर महाराष्ट्र की बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा जैतपुर। जैतपुर जो है याद रखनी है, परमाणु संयंत्र कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ लगाया गया? तो देश का पहला बायोडीजल संयंत्र दोस्तों कहाँ पर लगाया गया? तो गुजरात में लगाया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो ये गुरुग्राम में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे की बात करेगा, भारत में नियमित जनगणना किस वायसराय के कार्यकाल में शुरू हुआ था? अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे जनगणना, जनगणना दोस्तों किसके समय स्टार्ट होता है? तो 1872 ईस्वी में स्टार्ट होता है और उस समय जो है कार्यकाल किसका था? तो मेयो का। तो भारत में जनगणना किसने स्टार्ट किया? मेयो में। लेकिन यहीं पर पूछा जाएगा कि नियमित जनगणना जो है किसने प्रारंभ किया था? तो नियमित जनगणना जो है याद रखनी है, लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। और ये कब किया गया था? तो 1881 ईस्वी में किया गया था। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है? नियमित जनगणना। तो नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, भारत की जनगणना का विषय किस सूची के अंतर्गत? जनगणना पूछेगा तो ये संघ सूची हो जाएगा। और यहीं पर अगर जनसंख्या पूछ दे, क्या पूछ दे? जनसंख्या पूछ दे, तो ये याद रखनी है, संवर्ती सूची हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात, अगर बात करेंगे भारत का जो है लिंगानुपात कितना है दोस्तों? तो 943 प्रति महिला पुरुष है। ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर बिहार की बात करेंगे तो बिहार का दोस्तों लिंगानुपात कितना है? 918 है। कितना है दोस्तों? 918 हो जाएगा। ठीक है, 918 एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। और यहीं पर बात करेंगे, भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन हो जाएगा? केरल हो जाएगा। लगभग जो है बोल सकते हैं 1084 प्रति महिला पुरुष है। और अगर सबसे कम की बात करेगा तो वो आपका हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा में दोस्तों याद रखनी है, वो कौन हो जाएगा आपका? मतलब 879 प्रति महिला पुरुष है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 918। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए आगे की बात करेगा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की 10 वृद्धि दर न्यूनतम रही? तो ये नागालैंड हो जाएगा। कौन हो जाएगा? नागालैंड हो जाएगा। आगे की बात करेगा, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो ये बिहार हो जाएगा। लगभग 1106 पर व्यक्ति जो है किलोमीटर रहते हैं। और सबसे कम अगर पूछेगा तो वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर लगभग 17 पर व्यक्ति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। ठीक है, देश में पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? तो ये 1976 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी राष्ट्रों में सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का हो जाएगा? तो ये हो जाएगा चीन का। सर्वाधिक लिंगानुपात पूछेगा तो वो चीन का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक दोस्तों हमने करवा दिया, लगभग संपूर्ण ज्योग्राफी आपको करवा दिया, बिहार स्पेशल भी करवा दिया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा लाभदायक साबित होगा। हम लोग मिलते हैं शाम के टेस्ट में। जय हिंद, जय भारत।